स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। और एक्शन भरा बाजार है। अच्छी बात है कि जो डेज लो था उसको दोबारा बाजार ने टेस्ट नहीं किया, बल्कि 17,000 के करीब कोशिश कर रहा है निफ्टी आने की। पर उसके सामने अगर आप देखें तो सभी सेक्टर्स में आपको दबाव दिखेगा। रिकवरी के साथ उतार चढ़ाव हो रहा है, स्टॉक्स में बड़ा उतार चढ़ाव है। और कच्चे तेल के दाम देखिए अब $98, इनफैक्ट 98.50 के पार जाते हुए दिख रहा है। तो अगर आपको बाजार से थोड़ी राहत मिलेगी कि बॉटम बन के थोड़ी रिकवरी हुई है, तो सामने कच्चा तेल देख लीजिए, वहां पर जैसी तेजी आ रही है उससे चिंता बनी हुई दिखेगी। अनिल जी भी हमारे साथ हैं तैयार। और सर एटलीस्ट बॉटम दोबारा नहीं टेस्ट किया जो पहले 15-20 मिनट का था, वहां से इनफैक्ट अच्छी रिकवरी अगर आप मानेंगे। बैंक निफ्टी भी देखिए अभी सिर्फ 350 पॉइंट्स नीचे है, बट वॉलेटिलिटी भरपूर है, काफी सारे स्टॉक्स में पैसा गया है। और कच्चा तेल 98.50 सर 100 की तरफ जा रहा है इस समय। सबसे अच्छी बात पूरा जो आपने बोले उसमें से एक ही लगी मुझे, बैंक निफ्टी सिर्फ 350 पॉइंट ऊपर। 350 अगर हम सिर्फ लगाए तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दीप, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें। खराब तो खैर सब कुछ दिख ही रहा है, जिस तरह के ढेर सारे स्टेटमेंट आते दिख रहे हैं। और उसके चलते सारे बाजार कमजोर हैं। डाउ फ्यूचर्स भी 500 नीचे, कोई खास रिकवरी आई नहीं है। आई बीच में 100-150 पॉइंट रिकवर हुए, 400 तक आए थे, लेकिन अभी भी 500 पॉइंट वापस नहीं। ओह 388, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी थोड़ी रिकवरी वहां बनती हुई दिख रही है। देखिए क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बाजार एक बार छोड़ दे इधर साइड में, भूल जाओ बाजार में क्या हो रहा है, एक बार स्क्रीन मत देखो। अब कुछ बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करो। बड़ी पिक्चर में क्या हो रहा है दीप? पिछले 24 घंटों में एक चीज हुई है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये कि सब तरफ से एक्शन है। रशिया का भी एक्शन है, वो भी बोल रहे हैं, यूक्रेन भी अपनी तरफ से बयान दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सब जाकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अमेरिका सैंक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री संसद में बातचीत रखेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर एजेंडा एक ही है। यस सर। और वो है यूएस यूक्रेन। एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं पहले नहीं था, लेकिन इस वक्त ओनली टॉक ऑफ द टाउन। एक तो टॉक ऑफ द टाउन होता है, एक ओनली टॉक ऑफ द ट्रेंडिंग होता है, एक नंबर 1 ट्रेंडिंग होता है। सो अब ये नंबर 1 ट्रेंडिंग हो गया। इसमें मैं सिल्वर लाइनिंग देखता हूं जी। इसका मतलब ये कि देखिए कोई भी मुद्दा पूरी दुनिया के लिए हर वक्त परमानेंटली नंबर 1 नहीं रह सकता। इसका मतलब हम कहीं कहीं ना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो सॉल्यूशन बातचीत करके सुलह समझौते से खत्म हो जाएगा, या लड़ मरेंगे एक बार और उसके बाद खत्म होगा। करेक्ट सर। दो में से एक ही चीज होगी, लेकिन दोनों में से जो भी हो तो सही। हम ऐसे हवा में कब तक लटके रहेंगे? सो मुझे ये लगता है, जो मेरी लिमिटेड समझ और जो मैं जनरली मेरी एक तो गंदी आदत है, चीज़ों को जरूरत से ज़्यादा एनालिसिस करते रहता हूँ, तो मैं है ना वो माइंडसेट पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहा था कि सारे के सारे देश क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो सारे देश एक साथ आकर इस मुद्दे पर सब एकदम टॉप पर है, और सबको ये लगता है कि अब ये टाइम आ गया कि इसको सुलझाना है। अब सुलझाने के दो ही तरीके, प्यार से या लड़कर। अब प्यार से हो जाए, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। लड़कर हो तो भी हो जाए। एक बार लड़ लिए तो आपको पता है कि लड़ लिए, उसके बाद वो आपकी इवेंट निकल गई, इवेंट की रिस्क निकल गई, उसके बाद आपको आगे का ही सोचना है। सो आई थिंक उस पर्सपेक्टिव से हम थोड़ा बेहतर हैं, वो फील कर सकते कहेंगे। अब लड़ लिए तो इसका मतलब क्या हम 16,800 17,000 पर रुक जाएंगे? पता नहीं, हो सकता है लड़ने पर हम 16,400 हो जाएं, 16,600 हो जाएं, 16,200 हो जाएं। एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन नहीं लड़े तो क्या हम 16,800 नहीं तोड़ेंगे? उसका जवाब भी हाँ हो सकता है। बट ये सारी पिक्चर जो मैं बताकर आपको कंफर्ट कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद कर खरीदने लगे। भाई रिस्क अभी भी है, स्टेटमेंट्स अभी भी आएंगे। ये ऐसी सॉल्यूशन, ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन चुटकियों में ऐसे एक बार में नहीं होने वाला है। तो ऊपर नीचे होंगे, 2-3 दिन आपके लिए मुश्किल भरे रह सकते हैं। मेरा ये मानना है ये हफ्ता निकालना है। अगर ये हफ्ता हमने निकाल दिया शांति से, आराम से, बिना कोई ज्यादा खराबी हुए, तो फिर सॉल्यूशन आपका परमानेंट हो जाएगा। सो आई थिंक अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन थोड़ी सी सावधानी रखिए, न लेने में पैनिक करिए, न बेचने में पैनिक करिए। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन, जो पोजीशन है उसे हल्की रखें, मैनेजेबल रखें, वही ज्यादा ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी पूरी ग्लोबल सिचुएशन है उसकी बात। अब मार्केट की बात पे आते हैं। हमें दो ही चीज करनी है। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए 17,100 के नीचे बंद होना खराब है। ठीक है, अभी तक कितना कमजोर है उसको भूल जाओ, हम आज की कमजोरी की बात करें। आज 17,100 के नीचे बंद होते हैं तो थोड़ी पोजीशन आपको और हल्की करके जानी है। और अगर आज 16,842 के नीचे बंद होते हैं, अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया?
ये है एग्जैक्ट लेवल, ये है वो लेवल जो हमने सेलिब्रेट किया था वैलेंटाइन डे के दिन। करेक्ट, वॉलेटाइल डे। उस दिन हम एक ही बार 17,100 के नीचे बंद हुए। और ये वो दिन था 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे, 16,842 पर बंद हुए थे। उस दिन हमने 16,809 का लो बनाया था। ठीक है, तो 16,800, 16,850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आज का लो देखिए दीप, 16,843 एग्जैक्टली वही है। सो अगर हम 16,800 के नीचे बंद होते हैं तब तो आपको मैक्सिमम पोजीशन कम करनी है, मैक्सिमम जी। तब तो आप नए ब्रेकडाउन की तैयारी करें, तब आप 16,400, 16,600 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप इसे होल्ड कर पाते हैं 16,800 को, उतने बुरे नहीं जितने उतने, और 17,100 के ऊपर बंद हो जाते हैं तो रिलीफ वाली बात है। सो हम क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे, 2:30 बजे डेटा भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि पैनिक मत करिए, पैनिक मत करिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कूद कूद के लेना है, कि अनिल जी ने बोला पैनिक मत करना तो मैंने पैनिक नहीं करने को बोला। इसका मतलब ये नहीं कि पटाखे चलाने को बोला, खुशियां मनाने को बोला, वो बहुत बढ़िया, ऐसा भी नहीं है। ऊपर नीचे होता रहेगा। आप वही स्टॉक खरीदें जो आप 16,500 की, 16,200 की निफ्टी भी देखें तो डर ना लगे। करेक्ट। और 3 महीने तक आपके भाव ना आए तो डर ना लगे। अगर ये दोनों चीज सोच कर लेंगे तो हो सकता है आपके 3 दिन में पैसे बन जाए। लेकिन अगर आपने 3 दिन में पैसे बनाने के बारे में सोचा है, 3 घंटे में पैसे बनाने के बारे में सोचा, तो पक्का पैसे लगेंगे। समझ गया। लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो शॉर्ट टर्म में पैसे बन सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू रखेंगे तो पक्का पैसे लगने। सो ये पोजीशनिंग अपनी होनी चाहिए। बाकी आराम से एंजॉय करिए मार्केट को, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है। ये भी सब ठीक हो जाएगा। पुरानी 50-100 चीजें हुई है, फिर से ऊपर आए, मौका मिले, हल्के होते रहिए सर। बट एक चिंता है, कच्चा तेल ट्रिपल डिजिट 100% 99 क्रॉस कर लिया। 100 बिल्कुल। ये डर बन रहा है सर। मैं क्रिकेट में बॉलर होता तो इस बैट्समैन को जरूर 99 पे आउट करता। आशा करते हैं यहाँ पर भी हो ही जाए, नर्वस 90s में आउट हो जाए। नहीं ठीक है, अब देखो क्या ये सब चीजें होंगी, कहीं आपको कहीं कुछ अच्छा तो कुछ खराब, ये सब चीजें चलेंगी। शांति से बैठो, बस शांति से बैठो। बेहतर यही है, बजाय उछल कूद करने के, ज्यादा कुछ करने के। कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ खराब भी हो रही हैं। सिर्फ इंडेक्स देख के हम चीजें डिसाइड नहीं कर सकते कि, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया एक साथ इस मुद्दे पर आ गई ना, पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि इस मुद्दे को अब सबको सुलझाना है या सबको उलझाना है। है ना, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं दोनों तरफ से जी। और जब सब लोग जोर लगाते हैं तो सॉल्यूशन तो आ ही जाता है। आशा करते हैं सुलझ 100% आएगा। सुलझेगा कैसे सुलझेगा वो नहीं पता, वो अपनी एक्सपर्टाइज नहीं है। करेक्ट सर। लड़के सुलझेगा या प्यार से सुलझेगा ये वही जाने, पर अब लेकिन अब सुलझेगा। चलिए, थोड़ा शायद ये कॉन्फिडेंस बाजार में। आज सुबह ने जब हम बग्गा साहब से बात करें तो मैं वही जो मैंने सवाल पूछा ना, कितना लंबा जाएगा, उसके बाद मैंने खुद बैठ के सोचा जी। मैंने कहा, मैंने पूछा तो सही बग्गा साहब से, लेकिन क्या वाकई में हम 2 हफ्ता इंतजार कर सकते हैं क्या? क्या 2 हफ्ता मार्केट इंतजार करेगा या 2 हफ्ता दुनिया इंतजार करेगी कि इतने स्ट्रेस का? उसका जवाब मेरे को ना निकल के आया कि इतना लंबा नहीं चलेगा। तो उम्मीद करें जल्दी खत्म हो जाए, सारा ठीक हो, शांति हो एक बार। चलिए, शांति हो एक बार और खत्म हो जाए, यही हमारी उम्मीद है। पर आइए, इस समय थोड़ी रिकवरी आ रही है, पर उसके सामने कच्चा तेल भी काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। जानते हैं देवांशी और कुशल से कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और आज की खबरों वाले शेयर्स भी। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए कैश स्पेस से एलांटास, बेक और महिंद्रा सीआई के नंबर्स अभी भी आने बाकी हैं। साथ ही 3 बजे वित्त मंत्री जो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स के साथ जो है बैठक करती हुई नजर आएंगी। साथ ही सैटिन क्रेडिट केयर पूंजी जुटाने पर यहाँ पर आज बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। कल के सत्र में कैश स्पेस से सनोफी इंडिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा। साथ ही भारत डायनामिक्स और जेबी केमिकल्स एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। और ग्लोबल बाजारों के हिसाब से जापान और रशिया के बाजार बंद रहेंगे। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स के लिए जो जनवरी के सीपीआई आंकड़े हैं वो भी आते हुए नजर आएंगे। गुरुवार 24 फरवरी कैश स्पेस से केएसबी लिमिटेड, लिंडे इंडिया और वेसुवियस इंडिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही सारेगामा इंडिया पर फोकस रखिए क्योंकि शेयर विभाजन पर यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर पीएमओ की बैठक है, काफी अहम है। यहां से देखना होगा कि किस तरह के निर्णय निकल कर आते हैं। साथ ही एक्स डिविडेंड पॉलीप्लेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 35 रुपए प्रति शेयर का यहां पर डिविडेंड का ऐलान किया गया था। और यूएस के चौथी तिमाही के जीडीपी के सेकेंड एस्टिमेट्स ये आते हुए नजर आएंगे गुरुवार 24 फरवरी को। तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। इस समय इंपॉर्टेंट खबरों के साथ देवांशी हैं तैयार। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताएं।
आफ्टरनून दीपांशु। आज आप देखिए खबरों से ज़्यादा ओवरऑल अपडेट्स ही थी यूक्रेन और रशिया के लिए। जो खबरें हैं बहुत कम है। सबसे पहले ब्लॉक डील हुई थी अडानी सर्विसेज में 13 लाख शेयरों के कई सौदे आज होते हुए दिखे। उसके साथ ही रेट गेन ट्रैवल जहां पे इन्वेंट्री और कनेक्टिविटी के लिए हॉपर के साथ कंपनी ने करार किया है, और इजी ट्रिप प्लानर्स कंपनी ने ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए टॉफी जो कंपनी है उसके साथ एक करार किया है। और आखिर में मार्क्सन्स फार्मा पर आप नजर रखिए जहां पे बेल्स ओरल सोल्यूशन के लिए यूके MHRA से कंपनी को मंजूरी मिली है, तो एक्सपोर्ट्स यहां से शुरू कर पाएंगे। तो खबरें थोड़ी कम है, इंपैक्ट थोड़ा बाजार में ज्यादा है इस समय। ये आपको फोकस करना है इस समय के एक्शन पर। थोड़ा कमोडिटी लिंक्ड प्लेस पर रखिए नजर। दोनों तरफ के मूवमेंट्स यहां पर आ रहे हैं। मेटल स्टॉक्स में रखिए नजर। स्टील रिलेटेड स्टॉक्स में भारी गिरावट है। एल्यूमिनियम स्टॉक्स में आपको खरीदारी देखिए। इतनी कम खबरें कैसे दीप? हाँ देवांशी, कुशल, इतनी खबर कम कैसे? सर आज सिर्फ अपडेट्स थी यूक्रेन और रशिया। सारी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह कैंसिल हो गई है, सारा अनाउंसमेंट कैंसिल हो गया। रशिया यूक्रेन को देखने के बाद कंपनी अनाउंस करेगी अपने प्लान। ये होता है नए एक्सपेंशन। बढ़िया है। खराब बाजार में अच्छी खबरें आती नहीं, और खराब खबरों के लिए तो इंतजार करने की जरूरत होती नहीं। आइए स्वागत करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं क्लोजिंग शो के इस शो में। सारा पैनल हमारे साथ है। बंसल जी, कुणाल जी, वागले साहब, सुमित जी, नितिन जी, विश्वेश जी और चोपड़ा साहब थोड़ी देर में जुड़ने को है तैयार। और तैयार है कुणाल जी और राकेश जी अपने चार्ट कॉर्नर के साथ। बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी की राय है। LTTS पर खरीदारी की राय है। इसके अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स में देखें, शॉर्ट टर्म चार्ट पे नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है। डेली चार्ट पर नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल बना हुआ है। LTTS पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, पूरी संभावना है कि बाजार का मसीहा बनेगा आईटी स्टॉक्स। तो आईटी स्टॉक्स में आपको सबसे पहले रिकवरी देखने को मिलेगी। इनका करेक्शन भी सबसे पहले शुरू हुआ था और रिकवरी भी यहां पर सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैंने और राकेश जी ने LTTS पसंद किया है। यहां पर चार्ट पर एक RSI डाइवर्जेंस दिखती है। इन स्तरों पर खरीदारी करके चलना है। स्टॉप लॉस रखना है 4350 पर, 4350 पर स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। पहला टारगेट होगा 4600 का, 4600 का पहला टारगेट, और इवेंचुअल टारगेट 4700 का है, जिसके लिए खरीदारी की राय है LTTS। इंटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज खरीदारी करने की राय। धन्यवाद स्वीकार करें आप हिमांशु जी की तरफ से, जिन्होंने सुबह खरीदारी करने की राय दी थी। 4440 और 4500 के टारगेट के लिए 4440, 4440 का टारगेट उनका हासिल हुआ। आपके बोलने के बाद हुआ तो धन्यवाद। नहीं हुआ हो तो उनको बधाई, और आपको फिर भी थोड़ा बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके मन में तो था ना कि चलिए ये बढ़े, तो इसलिए भी थोड़ा धन्यवाद तो बनता है अगर पहले भी टारगेट हासिल हुआ हो तो हिमांशु जी को भी बधाई उनका। और सुबह सुबह देखो दीप जी, जिस माहौल में उन्होंने दिया ना, वो बड़ी बात थी। वैसा बिल्कुल 9:30 बजे LTTS पे बाय कॉल देना वाकई में हिम्मत का काम है। मैं तो सोच भी रहा था हिमांशु जी सब ठीक तो है ना। अभी थोड़ी देर पहले तो हिमांशु जी ने कोई वो बिकॉली की राय दी थी उससे पहले, और यहाँ सीधा मतलब ICICI लोम्बार्ड दिया था सुबह ऑफ द डे में, लेकिन यहाँ सीधा खरीदारी की राय। क्या कमाल का पकड़ा है चार्ट, गजब, वेरी नाइस। तो चलिए, ये है आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई, माफ कीजिए कुणाल जी, राकेश जी की तरफ से आती हुई ये बेहतरीन पिक आपके लिए आती हुई दिख रही है। आइए कुछ और स्टॉक्स है जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख। ओह माय गॉड, 17,050 डे हाई पर बात करते करते 100 पॉइंट की रिकवरी है। बैंक निफ्टी डे हाई पर जरा एक बार दर्शन कराइए दोनों के चार्ट्स के। चलो 2 बजे ठीक रहा ना। रिलीफ की जो बात कर रहे थे दिख रही है स्क्रीन पे, आ रही है। थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स भी रिकवर हो रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स आपने हाईलाइट किया। रशिया के बाजार भी सब नीचे से रिकवर हुए हैं। सुबह हम देख रहे थे 8-8.5% नीचे थे, अभी भी नीचे हैं 5 से 6% नीचे, बट वहां पर भी निचले स्तरों से रिकवरी हुई है। तो हमारे बाजारों में और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको रिकवरी के आसार आ रहे हैं। देखते हैं अगर कुछ और अपडेट्स आए हैं या नहीं, जहां तक इस पूरे रशिया यूक्रेन मामले का सवाल है, जिसको बाजार इस समय फैक्टर इन कर रहे हों। बट डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको मोमेंटम बन रहा है। चोला इन्वेस्टमेंट, इस पर रखिए नजर। यहां पर एक अच्छी रिकवरी है, 1.5% ऊपर ये स्टॉक इस समय आते हुए दिख रहा है। 685 का लेवल अभी इसने टच किया है। वागले साहब जरा इस पर नजर डालें। रिकवरी में ये भी पार्टिसिपेट करता हुआ इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में है, डेज हाई पर। चोला इन्वेस्टमेंट अब 690 का लेवल आ रहा है इस पे। दीपांशु, मुझे तो ये बाय का कैंडिडेट लगता है। मुझे लगता है ये 700 के पार निकलेगा। थोड़ा सा चॉपीनेस में स्टॉप लॉस देना मुश्किल है, लेकिन 675 के स्टॉप लॉस से 700 के पार निकलेगा तो ये 720 तक भी जा सकता है।
यहाँ पर ले, थोड़ा सा नीचे आता है 684.85 ऐड करें। तो यहाँ पर आपको रखनी है नजर। निपॉन लाइफ, नाम इंडिया, इस पर भी आप एक्शन देख रहे हैं, 3% ऊपर है इस समय काउंटर। विश्वेश जी गुड आफ्टरनून, जरा निपॉन लाइफ का चार्ट देखें सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए एक चीज़ समझनी होगी कि मार्केट क्या कर रहा है। मेरे हिसाब से दिस वाज द थर्ड टेस्ट ऑफ 16,800, तो अब आप ऐसा सेफली कह सकते हो, और ये कहना मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा करेज का काम नहीं है, लेकिन 16,800 नहीं टूटता है तब तक मुझे लगता है मार्केट विल साइडवेज, और यहाँ शायद 17,200 की ओर जा सकता है। मॉर्निंग में जय ने बाई कॉल भी दिया था। अब मुझे लगता है वो सारे स्टॉक पकड़ के बाई करनी चाहिए जो सारे स्टॉक ओवरसोल्ड है, जिसमें से टॉप है IT, मुझे टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, और सेम गोज फॉर द नैम इंडिया। मुझे लगता है कि टुडे 300 के नीचे बियर्स हुआ, और अब जिस हिसाब से रिकवरी आ रही है, आई थिंक द स्टॉक इज हेडिंग फॉर 330 समवेयर। आई बिलीव कि बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकती है। फ्रेश शॉर्टिंग ओनली बिलो 16,800। ऑन लाइफ इंडिया ये है वो स्टॉक है, लेकिन विश्वेश जी मैं देख रहा था आपके शॉर्ट कॉल्स लगभग सारे दमदार उनके टारगेट हासिल होते हुए देखे। पिरामल आपने शॉर्ट कॉल दिया था, अपोलो हॉस्पिटल आपने शॉर्ट कॉल दिया था। एक बार जरा अपडेट दें, क्या पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है, ट्रेल करना है, जरा बताइए। थैंक यू अनिल जी। देखिए पिरामल का तो टारगेट आ गया है और अपोलो हॉस्पिटल का भी फर्स्ट टारगेट आ गया है। अनिल जी मुझे जो आपने अभी थोड़ी देर पहले डेटा एनालिसिस किया उसमें मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। अनिल जी देखिए आज अभी फिलहाल 2,87 लाख कॉल शॉर्ट हुए हैं ओवरऑल इंट्राडे में, और उसके सामने जो पुट शॉर्ट हुए हैं वो 77 लाख। अब क्यूमुलेटिव अगर आप अभी भी OI एज ऑन स्टैंडिंग 24 फेब देखते हो, जो मंथली एक्सपायरी है 10 करोड़ 40 लाख राउंड अबाउट कॉल है, और उसके सामने जो पुट है वो 7 करोड़ 39 लाख। PCR ओवरसोल्ड है, 16,800 थर्ड टाइम होल्ड हो गया है। मुझे लगता है अनिल जी शॉर्ट से निकल जाना चाहिए एज अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर। लेकिन मोर और लेस मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न लगता है वो जो शायद आज ओवरनाइट हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि डाउ जोन्स क्या करता है अनिल जी। क्लोजिंग बेसिस पे कल फ्यूचर ने डेफिनेटली लेवल्स तोड़े हैं, बट अगर स्पॉट में फॉलोअप आता है तो मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट इज इंडिकेटिंग समथिंग, बट हमारे यहाँ 1600 बेस है, तो शॉर्ट से निकल जाना चाहिए अनिल जी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अग्रेसिव अगर होना है तो मुझे लगता है IT इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुली प्लेस्ड फॉर द लॉन्ग्स ऑल्सो। तो अनिल जी शॉर्ट में प्रॉफिट बुक करे, लॉन्ग करे, और मुझे लगता है मार्केट विल बी मोर और लेस ठीक ठाक यहाँ से। शॉर्ट में प्रॉफिट बुक रहे हैं, लॉन्ग में दिमाग लगाए। कौन लगाएगा दिमाग? विश्वेश जी आप ही को लगाना है, आप हमारे ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं सब काम? देखिए अनिल जी मैं शो में हूँ और बहुत सारे कॉल्स पॉपअप हो रहे हैं, और देखिए मैंने अनिल जी एक चीज बहुत अच्छी देखी हमारे पैनल। एक मिनट सुमित जी का कॉल आया, एक मिनट सुमित जी तैयार है, आप जरा जब तक सोच विचार करिए तब तक मैं एक बिगुल सुमित जी के लिए बजाता हूँ। जी सुमित जी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी मैं कराता हूँ। अनिल जी बाय एक स्टॉक रडार पे आ गया है, तो अनिल जी IT स्टॉक्स के अंदर नजर रखें। IT स्टॉक्स में जिसपे खरीदारी करनी है वो है इन्फोसिस। 1740 1742 का अभी भाव है स्पॉट लेवल। इन्फोसिस के अंदर यहाँ से मोमेंटम ऊपर का बन रहा है, कल का तो हाई परसों का हाई ब्रेक हो चुका है। मेरे को लग रहा है इन्फी यहाँ से एक बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 1780 से लेके 1800 रुपए तक के मूव इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें, नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं 1700 1705 के आसपास का, यानी 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करना है 1780 से 1800 के टारगेट्स के लिए। ओके तो यह है आपके लिए इन्फोसिस। IT पर बेसिकली रखनी है नजर, क्योंकि यहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस, L&T टेक, L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट, ये सारे के सारे काउंटर्स आपको मूवमेंट इस समय दिखा रहे हैं। IT रिकवरी लीड कर रहा है, बैंक्स भी रिकवरी लीड कर रहे हैं। माइंड यू शो की शुरुआत करी थी तो 350 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी उस समय जब रिकवर कर रहा था, अब सिर्फ 150 पॉइंट्स नीचे है, तो 200 पॉइंट्स की और रिकवरी आपको पिछले 15 मिनट में आती हुई दिखी है जहां तक बैंक्स का सवाल है। कोटक बैंक पर भी थोड़ा कोटक और ICICI कोटक दोनों सर गजब। इनफैक्ट वहीं पर एक बड़ी मूव आ रही है। मैं नितिन जी से भी वही पूछने जा रहा था। पूछो। नितिन जी कोटक बैंक ICICI बैंक दोनों में बढ़िया रिकवरी आ रही है, ट्रेड दिखता है सर? देखिए कोटक बैंक ICICI बैंक इन सब में सपोर्ट है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी ये काफी सपोर्ट लेवल पे है जहां से बाउंस हो रहा है। जैसे कि हमने देखा बैंक निफ्टी में 37,100 200 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अभी 37,500 के आसपास आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स से बेटर है कि स्टॉक्स ज्यादा वेल प्लेस्ड हैं, जैसे उसमें कोटक बैंक
जो 1838 के आसपास है। इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1810 का, और एक बाउंस करके 1860-65 तक का ये टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, ये इसके जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो 740 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, अभी 757 बाउंस करके आया है। रोलोवर्स भी ठीक हो रहे हैं, तो इसकी पॉसिबल शॉर्ट टर्म टारगेट करीब 765 से लेके 770 तक का हो सकता है। तो बैंकिंग में आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ये दोनों लीडरशिप ले रहे हैं, और आईटी में इन्फोसिस लीडरशिप ले रहा है, जिसके कारण इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कोटक, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस ये लीडरशिप ले रहे हैं। और अनिल जी 17,100 पर आ गया है निफ्टी सर, शानदार रिकवरी इसको कहना पड़ेगा। जिस लेवल पर हम थे, एटलीस्ट वहां से तो आप देखें अभी भी 100 पॉइंट नीचे हैं, बट जिस लेवल पर थे 350 पॉइंट्स का कट दिख रहा था, डिप्रेशन हो रहा था बाजार। एक बार याद है, एक बार मैंने आपको बोला था बहुत टाइम पहले, मैंने कहा कि कोई अगर आदमी कोई स्टॉक खरीदे जी और खरीद के वो स्टॉक तुरंत 10% बढ़ जाए, बढ़िया प्रॉफिट बने, तो उसमें उतनी खुशी नहीं होती जितना 30-40% घट जाए और बाद में भाव आए तो जो खुशी होती है उसकी खुशी तो बिल्कुल अलग ही है। मतलब वो तो ऐसा लगे कि मतलब ये क्या हो गया। क्यों कुणाल जी, सही है? अनिल जी 100% सही है। अनिल जी ऐसा लगता है जीवन दान मिल गया है। अनिल जी जिसने वो अनुभव किया है अनिल जी वही बता सकता है किस तरह की खुशी मिलती है। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। और ये लगभग सबके साथ हुआ होगा, जो भी कभी कभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहे होंगे, उनके साथ लाइफ में हमेशा कभी कभी हुई होगा। तो ये वैसे ही हाल है कि 100 मतलब 200 गिर के 300 गिर के 200 रिकवर होने में जो खुशी हो रही है वो शायद 200 बढ़ने पे नहीं होती। क्या रे वापस ऊपर आ गए। तो चलिए देखिए, थोड़े वॉलेटाइल तो हैं, 17,100 तक पहुंचने के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी हल्की फुल्की आती दिख रही, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आइए कुणाल जी, राकेश जी फुल फॉर्म में लग रहे हैं आज, क्या बात है। सुबह कुछ काम किया नहीं दोनों ने मिलके, इनको लग रहा होगा कि इससे पहले कि अनिल जी कुछ बोल दे, धड़ाधड़ 1-2 कॉल दे दिए। स्पेशल पिक का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए। बनाए सर। अनिल जी ऐसा नहीं है कि सुबह काम नहीं करा, सुबह की शुरुआत अनिल जी पिक ऑफ द डे इन्फोसिस से हुई थी, कोई स्टॉप लॉस फिगर नहीं हुआ, वो तो कल किया था जी, रॉक कर रहा है। और अब जो स्पेशल पिक है ये स्टॉक अनिल जी आज दिया। अनिल जी नहीं दिया आज, ये काम तो कल ही हो गया होगा ना। इसको छोड़े, अभी इसको मिस नहीं करना चाहिए अनिल जी बताइए। स्टॉक है हमारा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये हमारा स्पेशल पिक वाला स्टॉक है जहां मार्केट स्ट्रगल कर रही है। ऐसे भी आपने बोला कि राहत आई है, और ये स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइस की तरफ जा रहा है, अनचार्टेड टेरिटरी में उड़ने फड़फड़ाने के लिए तैयार है। तो ये स्पेशल पिक वाला स्टॉक है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, आज सवेरे से चोला हमारे रडार पर है, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि ये स्टॉक 690 के रेजिस्टेंस को पार कर ले। 690 इसका रिसेंट रेजिस्टेंस है, जिसको अभी अभी इस स्टॉक ने पार किया है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और ये आउट परफॉर्मर है। ये बाजार है आउट परफॉर्मर्स पर बेट करने के लिए। जो काफी गिरे हैं इस फॉल में, उसके मुकाबले उन पर दाव लगाना चाहिए जो कम गिरे हैं। चोला को बाय करके चले। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 685 पर, 685 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 715 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 730 रुपए का खरीदारी की राय है चोला। तो ये है आपके लिए चोला इन्वेस्टमेंट, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 730 तक के लेवल ये आपको आते हुए दिखेंगे। थोड़ी देर पहले हमने इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा था, और इसी ब्रेकआउट का फायदा उठाने की राय राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से आ रही है। एक और स्टॉक जो अच्छे एक्शन में है वो है मेट्रोपोलिस। इस पर रखिए नजर, 2.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट हेल्थ केयर स्पेस में बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। मेट्रोपोलिस तो फोकस में रहेगा, बाकी सारी हेल्थ केयर कंपनीज भी फोकस में रहेंगी, सेक्टर फोकस में रहेगा, क्योंकि लगातार या आप कह सकते हैं बैक टू बैक 2 हेल्थ केयर से जुड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े आईपीओ की तैयारी हो रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी बताएं कौन कौन सी आईपीओ आ रही हैं हेल्थ केयर स्पेस से। बिल्कुल, आप देखिए आज हमने देखा कि एपीआई होल्डिंग जो कि थायरोकेयर की पेरेंट कंपनी है, उनको आईपीओ के लिए मंजूरी मिल चुकी है सेबी से, और अब जल्द ही उनका आईपीओ आता हुआ दिखेगा। और ये आप देखिए एक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि पूरे हेल्थ केयर सर्विसेज को केटर करती है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ पे माना जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है कि जो फार्मेसीज होती हैं इसके साथ ही उनके जो काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं, तो इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। इसके साथ ही आप देखिए जो आईपीओ है उसके जरिए 6,250 करोड़ रुपये जुटाने की योजना
आलोचना कंपनी की तरफ से होती हुई दिख रही है। कंपनी का कहना है कि 1930 करोड़ का जो खर्च है वो अपने डेट को कम करने में यानी कि कर्ज चुकाने में करेगी और बाकी के जो अमाउंट है यानी कि करीब 1250 करोड़ रुपए वो उनकी जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है उसमें इस्तेमाल करती हुई दिखेगी कंपनी। इसके साथ ही आप देखिए क्योंकि एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म भी है, ओवरऑल थायरोकेयर तो है ही जो आज फोकस में है और ऐसे कमजोर बाजार में भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही बाकी जो डायग्नोस्टिक कंपनीज हैं जैसे कि मेट्रोपोलिस है, डॉक्टर लाल है, इन पर भी एक्शन आपको धीरे धीरे इन सब के चलते आता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशंस किस तरह से इस पर नजर रहेगी। इसके साथ ही आप देखिए वेलनेस फॉरएवर ये जो आईपीओ है इसको भी सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदर पूनावाला का भी इसमें स्टेक है जो कि वो बेचने वाले हैं इस ओएफएस में। साथ ही महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में इनकी जो फार्मेसी का रिटेल चेन है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप अपोलो फार्मेसी से इसको कंपेयर करते हैं तो इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ फार्मेसी या जो फार्मा प्रोडक्ट्स होते हैं उनको केटर नहीं करती। इनकी 40% की जो आय है वो नॉन फार्मा कारोबार से भी आती है जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अब क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो निवेशक थे वो भी काफ़ी बेहतर थे, धीरे धीरे वो भी ऑफिस में बेचते हुए दिखेंगे, इस पर नजर रखें। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ये स्टॉक होगा जो कि अब फोकस में रहेगा इस आईपीओ के चलते। तो दो हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनीज अपने आईपीओ ला रही हैं और इससे जुड़े डेवलपमेंट्स पर आप रखिए नजर रखिए। मेट्रोपोलिस पर भी थायरोकेयर से जुड़ी फार्मेसी तो अपनी आईपीओ ला ही रही है। मेट्रोपोलिस आज बढ़िया एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय लें। वागले साहब, मेट्रोपोलिस का चार्ट कैसे दिखता है सर? 2000 के ऊपर आज ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वायदा कारोबार का दूसरा सबसे बड़ा गेनर आज का। दीपांशु अच्छा तो लग रहा है लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा मोमेंटम इतना खास नहीं लग रहा है। मेरे को लगता है 2070 के पार ये निकलेगा, फिर 2200 तक का वन वे मूव आना चाहिए। तो फिलहाल आपको बाय करना है, थोड़ा सा नीचे मिलेगा नियरर 2000, 1950 का स्टॉप लॉस होगा, या तो फिर मोमेंटम पकड़ने के लिए 2070 के पार ही इसको इसमें एंट्री करें। 2070 के पार ही अगर आप चाहें तो फ्रेश एंट्री इसमें ले सकते हैं। इस पर रखिए नजर जहां तक मेट्रोपोलिस का सवाल है। दिन की ऊपरी स्तर पर है बाजार और आईटी में और रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। बिरला सॉफ्ट एक और काउंटर जहां पर बहुत पिटाई हुई है रीसेंट डेज में, अब ये भी रिकवर करते हुए दिख रहा है। लाल निशान में है बट पॉजिटिव टेरिटरी से ज्यादा दूर नहीं है। सुमित जी, बिरला सॉफ्ट पर कोई ट्रेड बनता है अब जो 400 का लेवल इसने क्रॉस किया है? करें स्टॉक के अंदर एक करेक्शन के बाद अभी नीचे से आज बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी जब ये स्टॉक ऊपर में 424 425 का लेवल ब्रेक करेगा। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए ब्रेकआउट का वेट करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बनेगा 390 का बनेगा, 390 जब तक नहीं टूटता तब तक पोजीशंस होल्ड करके चले। और दीपांशु यहाँ पर एक बिगुल भी। ओके, बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपरहिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, ऑटो सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो यहाँ पे जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 2710 2715। स्टॉक का नाम है आइशर मोटर। आइशर मोटर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, कल का हाई ब्रेक हो रहा है। स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 2650 2660 का बनेगा, तो 2660 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आइशर मोटर पे यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर आज 2720 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे यहाँ से ऊपर का मूव बनेगा, जिसके अंदर 2775 रुपए से लेके 2825 तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर आइशर मोटर में देखने को मिल सकते हैं। 2775 2825 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें। 2660 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। तो यह है आपके लिए आइशर मोटर्स जहां पर आपको करके चलनी है खरीदारी। आइए एक बिगुल विश्वेश जी के लिए भी, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए दीपांशु, ओवरऑल अगर आप देखें तो निफ्टी डेफिनेटली रिकवर हुआ है, बट जो आउट परफॉर्मेंस है वो बैंक्स का है। बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम गिरा था और अभी उठा है, एंड अलॉन्ग विद दैट आईटी भी परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है बैंक्स में मेजर रिकवरी आनी चाहिए और ओवरऑल शायद इट इज़ थिंकिंग कि हम शायद इम्पैक्ट नहीं हो रहा है उतना। तो एयू स्मॉल फाइनेंस 1254 चल रहा है, मतलब 1255 के आसपास चल रहा है फ्यूचर में। मुझे लग रहा है यहाँ बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। अगर आप ओवरऑल देखते हो तो कंपैरेटिवली तो मार्केट एयू स्मॉल फाइनेंस उतना ज़्यादा नहीं रहा है, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए एयू स्मॉल फाइनेंस को। स्टॉप लॉस रखना है 1230 का, मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, और उसके सामने 1320 और 1345 मतलब 1345 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस में।
ओके, तो बड़े टारगेट्स के लिए विश्वेश जी की खरीदारी की राय आ रही है 1345 के लेवल्स आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीद कर चल सकते हैं, ये विश्वेश जी अभी रेकमेंड कर रहे हैं। बैंक्स में बढ़िया रिकवरी आपको आती दिख रही है, आईटी और बैंक्स दोनों की तरफ से आपको सहारा बनते हैं। डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं और एक गजब के डेटा बन रहे हैं, मजा आएगा। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आइए तब तक नितिन जी तैयार है, उनके लिए एक बिगुल निफ्टी के निशानेबाज नितिन बराड़ का। बताइए नितिन जी। देखिए जी, निफ्टी में अभी रिकवरी आई है और बट जो डेटा है उसमें मेनली विक्स इंडेक्स में बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है। विक्स अभी भी हम देखेंगे तो करीब 15% ऊपर है, जो करीब 18% ऊपर थी, तो वो एक नेगेटिव डेटा दिख रहा है मुझे। दूसरी बात, जो कॉल्स में पोजीशंस है जैसे कि 17,000 या उसके ऊपर की कॉल्स में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि वो राइटिंग है, और मार्केट में ये जो बाउंस आया है उसमें वो अनवाइंडिंग ऑफ कॉल्स नहीं हो रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि ये बाउंस में अनवाइंडिंग ऑफ कॉल्स नहीं है। तो यहाँ पे एक हम लो रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एक ट्रेड ले रहे हैं, जहाँ पे रिस्क कम है, रिवार्ड ज़्यादा है, और वो है बियर पुट स्प्रेड, यानी 17,100 की पुट ऑप्शन लेनी है और 17,000 की पुट बेचनी है। ये 100 पॉइंट की स्प्रेड मुझे मेरी बन रही है करीब 35-36 रुपये में, यानी आपका मैक्सिमम रिस्क 35-36 रुपये का है, जिसमें मैं स्टॉप लॉस 20 रुपया रिस्क का रखूंगा कि 20 रुपया लॉस हो रहा है तो हम निकल जाएंगे। अदरवाइज कल परसों एक्सपायरी है, तो यहाँ से 17,100 150 एक रेसिस्टेंस जोन भी है, 17,200 में भी काफ़ी रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से कुछ करेक्शन मिलती है तो 17,200 के 17,000 के आसपास आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लो रिस्क पे एक ट्रेड ले रहे हैं, 17,100 की पुट ऑप्शन खरीदेंगे और 17,000 की बेचेंगे, 35 में बनाएंगे, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे लॉस का। ओके, तो ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय। इस समय एक बेयर पुट स्प्रेड बनते हुए दिख रहा है, 17,100 की पुट खरीदिए और 17,000 की पुट बेचिए, नितिन जी की तरफ से ये व्यू आते हुए दिख रहा है। तो चलिए, ये हाँ, कुणाल जी बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हैं सर। प्रोवोक कर रहे हैं? हाँ। किस बात पर? मैसेज भर के, मैसेज लिख के भेज रहे हैं, वेटिंग फॉर 3:05 लेवल, 3:05 का। कुणाल जी क्या जानना है ऐसा आपको 3:05 में? अनिल जी देखिए, 2 दिन तो बाजार एकदम ही खराब था, तो आपने कोई स्तर नहीं दिया, लेकिन अनिल जी आज तो कुछ सुधार आता हुआ दिख रहा है। कोई जबरदस्त लेवल बताएं अनिल जी, 3:05 वाला। ठीक है, तो बिगुल बजाइए, हम भी तो आपके लिए बजाते हैं बिगुल। बिगुल हो जाए, तैयार है हमारी स्ट्रेटेजी, कोई दिक्कत अनिल जी की मार्केट स्ट्रेटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। इंपैक्ट थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है सर। डाउ फ्यूचर्स में 200 पॉइंट्स की रिकवरी है, नैस्डैक फ्यूचर्स हालांकि थोड़े कमजोर आपको दिख रहे हैं। इस बीच अनिल जी एक बार जो इनकी बॉन्ड यील्ड है इस पर रखिए नजर सर, क्योंकि 2% से कल गिरकर 1.87% की आई थी, तो आज शाम इस पर भी बाजार थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस समय फ्यूचर्स पर आपको रिएक्शन कैप्चर नहीं हो रहा है, बट शाम को इसका भी एक इंपैक्ट आ सकता है। कम हो गई ना, 1.9 के नीचे आ गई, 2.05 के आसपास पहुंची थी वहां से जाके, तो काफी बड़ा रिट्रेसमेंट बॉन्ड यील्ड में आया पिछले 2-3 दिनों में। इसके अलावा सर यूरोप के बाजार आपको ऑफकोर्स कमजोरी दिखा रहे हैं, बट निचले स्तरों से रिकवरी भी दिखा रहे हैं। एशिया के बाजार तो ऑलरेडी कमजोर बंद हुए थे, तो वहां पर तो कुछ वो नहीं है, बट निचले स्तरों से हांगकांग अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ था। और इसके अलावा कच्चा तेल ऑफकोर्स एक वरी का फैक्टर है, $99 पर ब्रेंट जरूर है, बट अदरवाइज रिकवरी के आसार हर जगह आ रहे हैं सर। क्या करना है? देखो वैसे तो क्या है, कुछ करना ही नहीं जी वो तो फंडा बहुत ही क्लियर है कि जितना कम करेंगे उतना सुखी रहेंगे, वो चीज क्लियर है दीप। लेकिन फिर भी 3:05 का जो फैक्टर है वो लेवल बड़ा दूर का आ रहा है दीप। दे देता हूं, बट वो है 17,000 का एक्चुअली, क्योंकि 17,000 के पुट पर 63 लाख शेयर हैं और 17,000 के कॉल्स पर भी 63 लाख शेयर हैं, ठीक है, और आप आ गए 17,150 पर ऑलरेडी जी। तो वो तो अब इसमें अंदाज लगाना वैसे मुश्किल काम नहीं कि 3:05 तक ये लेवल नहीं टूटना चाहिए जी। अब उसके नजदीक होते तो अलग बात थी, बोलते तो अच्छा भी लगता, लेकिन फिर भी आजकल की वॉलेटिलिटी को देखते हुए कभी भी 5 मिनट में मार्केट 100, 125, 150 नीचे ऊपर हो जाए तो बड़ी बात नहीं। तो आखिरी आधे घंटे में जाने के पहले 17,000 का लेवल होल्ड होना चाहिए। अब जब दोनों ही हैं 17,000 पर पुट और कॉल दोनों में बराबर ओपन इंटरेस्ट है 63 लाख शेयरों का, तो भारी कौन है? भारी है पुट राइटर, यानी कि तेजी करने वाला। पहली बार कैसे दीप, जैसे आप 17,000 के ऊपर निफ्टी पर निकले हैं, 91 लाख शेयर कॉल राइटर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट हैं।
17,100 को आपने जब पार किया तो करीबन 1.25 करोड़ शेयर निफ्टी में कॉल राइटर शॉर्ट है। 1.25 करोड़ शेयर। 1.25 करोड़ सर? जी हाँ। और अगर 17,200 आप पार कर लेते हैं तो 1,83,00,000 शेयर जो इस एक्सपायरी वाले हैं ये कॉल राइटर्स आपके शॉर्ट होंगे। अब इनके लिए एक ही उम्मीद है कि कहीं कोई खराब खबर आ जाए और एकदम से गिर जाए, वो तो हो ही सकता है, उसका आप कभी इनकार नहीं कर सकते। अदरवाइज कॉल राइटर्स अब आपको सपोर्ट देने को तैयार है। जो दबाव पहले पुट राइटर्स बना रहे थे मंदी की तरफ, अब वो कंफर्ट कॉल राइटर दे रहे हैं। तो मुझे 3 बजे तक 17,000 नहीं तोड़ना है, ये ध्यान में रखना। पहली चीज ये तो हो गई नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 17,200 पार करना है। 17,200 पार करेंगे तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग और ट्रिगर होगी, और वो होगी 17,100 तक के कॉल राइटर्स की, जो कि 1.25 करोड़ शेयर है। सो इसलिए 17,000 17,200 ये रेंज दिख रही है अब से लेकर 3:30 बजे तक की फिलहाल। जी देखते हैं इस रेंज को किस तरफ बाजार तोड़ता है उस लिहाज से। और अगर 3 बजे के पहले इससे पहले एक निर्णायक मूव कहीं लिया तो फिर उस हिसाब से देखेंगे। क्लोजिंग के हिसाब से 17,100 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, वो मेरे तो बढ़िया है, खराब नहीं है। जितने पहले थे कल तक थे खराब उतने ही आज भी हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन 17,100 के नीचे की मिलेगी तो थोड़े ज़्यादा खराब हो जाएंगे, और 16,800 के नीचे की मिलेगी 16,842 प्रिसाइजली तो हम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे 2 लेवल नोट कर लीजिए, 17,100 और 16,842। इसके ऊपर अच्छा है, उसके नीचे हाँ, मतलब 17,100 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो पहले जितने ही खराब है, फ्रेश खराब और नहीं हुए, अच्छे तो नहीं है जी। अच्छे के लिए तो अभी टाइम है दीप, कम से कम अच्छे के लिए आपको कम से कम 17,400 की क्लोजिंग चाहिए, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट दूर है। तो अभी बचे हुए समय के लिए 17,000 17,200 ये रेंज हो गई। अब आइए बैंक निफ्टी, आप हैं 37,500 के आसपास, यही मेक और ब्रेक लेवल है। 37,500 के कॉल्स पर 19 लाख शेयर हैं, और 37,500 जब आपने पार किया दीप तो 55 लाख शेयर बैंक निफ्टी के कॉल राइटर से जी शॉर्ट हो चुके हैं। तो वो धीमे धीमे अपनी शॉर्ट काटने की कोशिश करेंगे। 38,000 तक का रास्ता है, उसके पार आप नहीं निकलेंगे। 37,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, दोनों तरफ के पिलर बने हुए हैं, 37,000 38,000, बीच में 37,500 जो मेक और ब्रेक टाइप वाला लेवल है। सो इसमें ज़्यादा कोई खास बदलाव अभी तक है नहीं। कल के आज के डेटा में आप 37,600 के आसपास है। 38,000 के नज़दीक आएँ, प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। 37,000 के नज़दीक आएँ, खरीदने की कोशिश करें। 16,800 16,900 की रेंज में आए, खरीदारी की कोशिश करें। 17,200 17,300 की रेंज में आए तो प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें। यही फॉर्मूला लगा है। ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। हाँ, खाली एक ही बदला है पिछले 2 दिनों में आज में, वो ये कॉल राइटर भी अब पहली बार थोड़ा फंसने के संकेत दिख रहे हैं जी। पहली बार कोई ऐसी बड़ी फंसावट नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की फंसने के संकेत पहले आते हुए दिख रहे हैं। चाहे तो एक बार विश्वेश जी से भी पूछ लें, थोड़ा तो अटकना चाहिए। हाँ थोड़ा। विश्वेश जी ठीक है ये? बिल्कुल अनिल जी, देखिए अभी आप जैसे बात कर रहे हो और मैं डेटा रिव्यू कर रहा हूँ, एक चीज़ तो क्लियर है कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 2 करोड़ 92 लाख हाईएस्ट था इंट्राडे में, जो अभी घट के 2 करोड़ 59 लाख शेयर हुआ है, तो मतलब 40 लाख शेयर कॉल कटे हैं। एट द सेम टाइम पुट राइटिंग बिल्टअप देखना चाहिए। लेकिन अनिल जी देखिए एक्सपायरी वीक है और मंथली एक्सपायरी है और IV 26-27 की है, तो मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि राइटर क्या सोच रहा है, राइटर सोच रहा है अगर 17,200 भी रहता है और उसने 17,200 150-200 रुपये में राइट किया है और मार्केट में कुछ नहीं हुआ और साइडवेज रहा तो इस प्रीमियम को जीरो होना है या बहुत से 30-40 रुपये होना है, तो दैट इज द रीजन कॉल राइटर काट नहीं रहा है। इसका रीजन ये नहीं है कि वो नहीं डरा है, वो नहीं काट रहा है, उसका रीजन है कि उसको बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है वेगा का, जो 2 दिन में जीरो हो जाना है। तो अनिल जी कॉल राइटिंग के साथ में पुट बिल्टअप देखना चाहिए फॉर अस टू से कि शायद ये ऊपर जाए, बट मुझे ऐसा लगता है देखो टेक्निकल और डेटा कंबाइन करते हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आता है। 16,800 के नीचे ही फ्रेश मंदी है और मेरे हिसाब से 17,200 के ऊपर ही बहुत बड़ा कुछ व्यू लेना चाहिए। तो ये रेंज को आप दबा के राइट करो, मतलब इतना हाई वेगा है आपको जीरो ही होना है। मुझे लगता है 16,800 के नीचे 17,200 के ऊपर नहीं, इस ट्रायंगल को राइट करना चाहिए। ओके, तो यह है इस समय विश्वेश जी की तरफ से भी राइट। डेज हाई पर बाजार फिर से 17,150 का हाई इस समय अभी अभी निफ्टी ने आपके लिए बनाया है, तो यहाँ पर आप रखिए नजर। आइए चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब गुड आफ्टरनून। एक जो पैनिक रिएक्शन देना था, क्या बाजार ने वो दे दिया है और अब थोड़ा संभलते हुए दिख रहे हैं फिर, या फिर यहाँ से और वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करें? किस तरह से देख रहे हैं सर इस डेवलपिंग सिचुएशन को? कुछ दिन बाद ऐसा हुआ है दीप कि 2:30 बजे अच्छी खबर आई है और बाजार रिकवर हुए हैं, अदरवाइज तो 2:30 बजे बाजार टूटते थे। तो शायद कुछ समथिंग इज ब्रूइंग जो हमें पता नहीं है पूरी तौर पे, मैं क्लियरली नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसके कारण से बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है, मगर अभी निश्चिंत होने का समय नहीं है। मुझे नहीं लगता कि चिंता की के जो बादल हैं वो हट चुके हैं। अभी भी कुछ भी खबर आ सकती है जो कि कुछ नेगेटिव खबर हो और नेगेटिविटी जो है मार्केट को और थोड़ा नीचे धकेले, तो संभावना अच्छी है कि
कुछ जब तक क्लैरिटी नहीं आती तो आप बेटर है कि कम पोजीशंस रखें, लेवरेज तो बिल्कुल भी नहीं रखें और हल्के रहें। और जिन कंपनीज में आप रहें वो ऐसी कंपनीज हो जो या तो उनके सेल्स बहुत स्ट्रांग हो, नंबर्स बहुत स्ट्रांग हो, कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग हो, लेवरेज ना हो, डेट ना हो, तो ऐसी कंपनीज में रहें। अदरवाइज कैश पे बैठना भी ऐसी सिचुएशन में बुरी बात नहीं होती। तो थोड़ा सा लेट द एयर बी क्लियर्ड, फिर हम शायद क्लियरली बोल पाएंगे कि अब गिरावट पूरी हो चुकी है कि नहीं। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि एक और प्रॉब्लम जो खड़ी हो सकती है पोटेंशली, वो है चाइना ताइवान की। और प्रॉबेबली वहाँ से कुछ गलत खबर आ जाए, या जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है वहाँ से कुछ आ जाए, तो कुछ चीज़ें भी फ्लूइड हैं। तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी आउटराइटली जाके खरीदना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। कैश है तो कैश कंजर्व करिए, अच्छे स्टॉक्स हैं तो बैठे रहिए उसके ऊपर, क्योंकि अच्छा स्टॉक है तो निश्चित रूप से जैसे बाजार अपनी ऊपरी सैर शुरू करेगा तो वापस आ जाएंगे वो। तो ऐसा घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, मगर मैं आउटराइटली बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ओके, तो फिलहाल खरीदारी ना करें, इंतज़ार करें, ये मानना है आपके लिए इस वक्त चोपड़ा साहब की तरफ से। 2:30 बजे का टाइम वैसे सेठी साहब का होता है, तो सब लोग सोचेंगे सेठी साहब आए, सेठी साहब छुट्टी मना रहे हैं। सेठी साहब को पहले ही पता चल गया था ऐसे मार्केट में मैं शॉर्ट कॉल तो देता नहीं, बाय कॉल दे पाऊंगा नहीं, बेहतर है मैं छुट्टी पे चले जाऊंगा। तो हफ्ते भर के लिए तो कम से कम गए हैं छुट्टी पे, उसके बाद बाजार ठीक होगा उसके बाद ही आएंगे। उन्होंने पूछा कितने दिन की छुट्टी लूँ, मैंने जब बाजार ठीक हो तब आ जाना, या जब आप आ जाएंगे तब बाजार ठीक हो जाएगा। दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो हो जाएगा, या तो वो आएंगे बाजार ठीक हो जाएगा, या बाजार ठीक होगा तो वो आ जाएंगे, दोनों में से एक चीज हो जाएगी। फिलहाल सेठी साहब छुट्टी पर, तो 2:30 बजे इंतजार न करें, कम से कम इस शुक्रवार तक तो इंतजार न करें, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। ओके, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अभी आता हुआ दिख रहा है। और चोपड़ा साहब भी हमें कह रहे हैं कि फिलहाल खरीदारी करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें तो ठीक है। आइए चोपड़ा साहब, कच्चा तेल जो सेंचुरी मारने के मूड में है, अब इसके चलते कुछ खरीदारी करनी है? जैसे वापस शांति हुई तो कच्चा तेल नीचे आ जाएगा इस बार, तो फिर रहने दें? इसके बारे में बताएं जरा एक बार। 2-3 चीजें अनिल जी हमें ध्यान रखना होगा। ऐसी कंपनीज जो कच्चे तेल के प्रोडक्ट्स या कच्चे तेल को इस्तेमाल करती हैं एज रॉ मटेरियल्स, फर्ज कीजिए जैसे जो इंजन ऑयल बनाती हैं, कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज, या पेंट्स बनाती हैं, एशियन पेंट या नेरोलैक, कांजाई जैसी कंपनीज हैं, तो जिनका डायरेक्ट क्रूड से रिलेशन है। टायर कंपनीज हैं जो कि स्टाइरीन को इस्तेमाल करती हैं, उसके अंदर पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं, तो इन कंपनीज के इनपुट कॉस्ट बहुत जोर से बढ़ने वाले हैं। तो ये मान के चलिए कि जहां पर भी इनपुट कॉस्ट बढ़ता है क्रूड की वजह से, जिनका डायरेक्ट क्रूड का रिलेशन है, तो वो कंपनीज को थोड़ा सा प्रेशर रहेगा बैलेंस शीट में। ऑलरेडी इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि तेल के ऊपर जाने से कुछ कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। हाँ, आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ONGC जैसी कंपनी है या जो गैस की कंपनीज हैं, उनको डायरेक्ट थोड़ा बहुत फर्क पहुंच सकता है, मगर उनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कम है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ऑलरेडी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं ग्लोबली, और ये और ज्यादा एस्केलेट करेगा। और जो सेंट्रल बैंकर्स अगर रेट बढ़ाने पे आ गए, टाइटन करने पे आ गए, तो आप समझ लीजिए कि बाजार में स्टेबिलिटी रहना थोड़ा कठिन रहेगा। यूएस तो अनाउंस कर चुका है, मगर जो हमारे RBI गवर्नर है, इस बार उन्होंने थोड़ा सा डविश स्टैंस रखा और रेट नहीं बढ़ाए। ये अच्छी चीज़ है हालांकि, मगर कब तक नहीं बढ़ाएंगे? अगर इन्फ्लेशन काबू में नहीं आया तो बहुत परेशान करने वाला। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी खासी कान खड़े करने वाली ये बात है कि क्रूड लगभग $100 पहुंच रहा है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, जैसे ही ये इलेक्शंस का दौर खत्म होगा, आप मान के चलिए 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी तेल में होगी, डीजल में और पेट्रोल में जो कम किया गया था दिवाली पे, तो बिल्कुल इसको आप नकार सकते ही नहीं। सरकार के लिए बैलेंस आउट करना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को मैनेज करेंगे। इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, कैच 22 सिचुएशन कहते हैं अनिल जी, आप अच्छे से समझते हैं। जो RBI गवर्नर हैं, सेंट्रल बैंकर्स हैं, उनके लिए थोड़ी कठिनाई का समय है, क्योंकि क्रूड के हम नेट इंपोर्टर्स हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वुड बी आउट ऑफ बाउंड, सो बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहने का टाइम है। ओके, तो आपसे भी और हमारे पैनल पे जितने सारे लोग हैं उनके दर्शन कराएं, उनसे भी एक सवाल मेरा है, ये जो असमंजस वाली सिचुएशन होती है, जो स्थिति होती है, उसे कैच 22 सिचुएशन ही क्यों कहते हैं? कोई जवाब? इस वक्त मतलब क्या, मतलब एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी थे, 11-11, 22 मिलकर कैच ले रहे हैं, क्या मतलब, क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे? कैच 22 जी, कुणाल जी बताइए। अनिल जी, एक नॉवल है अनिल जी, कैच 22, हेलेन केलर ने लिखी थी। हाँ,
तो अनिल जी वहीं से ये शब्द आया है कैच 22। पक्का 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 अनिल जी 100%। ठीक है, कॉन्फिडेंस तो ठीक है कुणाल जी का, इसका मतलब सही होगा, मानना पड़ेगा। हाँ, इंटरव्यू में तो ऐसे देखा जाता है ना, जो आदमी इंटरव्यू ले रहा है, जो दे रहा है, बोलने वाले का कॉन्फिडेंस कितना सही है। जी विश्वेश जी बताइए। देखिए अनिल जी, ये कुणाल जी ने कहा वो सही कहा कि हेलर का 1961 का ये, बट ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब कि अपने आप में कंफ्यूजन होता है कि इनफाइनाइट रिकर्सिव लूप होता है। कैच 22 मतलब कि आप ऐसे कहते हो चिकन आया एग आया, दोस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो अनिल जी इट्स अ पैराडॉक्स, और मोर देन ऑफन मार्केट में जब इसको कॉइन किया जाता है तो मतलब मार्केट वांट्स इट टू बी क्लियर ऑन इट्स ओन, और मेरे हिसाब से कोई क्लैरिटी नहीं आती। तो डेफिनेटली 1961 का समवेयर अराउंड जोसेफ हेलर का अनिल जी ये पैराडॉक्स है। तो मोर और लेस मार्केट में जितने भी लोग वो अच्छे वेल रेड होते हैं उनको अनिल जी पता ही होता है। तो मेरे तो रोज सुबह 9:15 बजे कैच 22 होता है, 3:30 बजे खत्म हो जाता है। आपके साथ भी होता है विश्वेश जी ऐसा? अरे जी, आपका कैच 22 होता है, हमारा कैच 24 होता है। अरे जी, रात को डाव भी देख रहे हैं, और जैसे बसीम साहब ने 2 बार कुणाल जी को सुना दिया कि रशियन भी सीख रहे, तो चाइनीज भी सीखना शुरू करना पड़ेगा। तो वो कैच 24 है हमारे लिए। अरे जी सही बात है। ये तो असमंजस वाली स्थिति होती है, उसे कहा जाता है कैच 22। और कुणाल जी ने बताया कि हेलन केलर जो एक बड़ी जानी मानी नॉवेलिस्ट थी, जिन्होंने बड़े नॉवेल्स लिखे, उन्होंने इस टाइटल से एक अपनी पूरी किताब लिखी थी, उस पर ये नाम पड़ा है। ओके, बसीम साहब का अभी हम जिक्र कर रहे थे, और बसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं स्वागत। सर नमस्कार, स्वागत है। उतार चढ़ाव भरपूर है पूरे दोनों तरफ। बताएं सर, पहले तो बाजार पर आपका आउटलुक भी और अपडेट्स भी। अरे जी, पहले मेरे साथ बोलिए बुल्क, BYK, यू साइलेंट है। BYK, यू साइलेंट है, बुल्क। बुल्क एल भी तो, हाँ जी, एल भी है उसमें, बुल्क नहीं, यू और एल साइलेंट है, BYK माने रशियन में बुल। हाँ। समझ आई जी? अच्छा ओके, अच्छा रशिया में मतलब तेजी करने वाले को BYLK ये बोलते हैं। BYK प्रोनाउंसिएशन है सर। अच्छा, अब यही याद करना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे तेजी बोल के तो कुछ हो नहीं रहा। अब आपने तो सौदा करना है निफ्टी के साथ, और आप दिखाए रहे, सारी दुनिया देख रही है कि माईएक्स कितना नीचे है। अरे रूबल इज हिटिंग अ 5 ईयर लो, रूपी इज स्ट्रॉन्ग, इंडियन इकोनॉमी इज गुड, इवन इन दिस कलामिटी आप 17,000 बाय द ग्रेस ऑफ गॉड होल्ड कर रहे हो ना। तो अगर कोई गुड न्यूज आ गई अगले हफ्ते अनिल जी, तो फिर देखिए क्या चाल है। तो बुल, तो हम अभी वही चीज बात करेंगे आपसे रोज, होपफुली। सुबह आपको कहा था लेने को 4365 वाला, नौकरी 4506 बिक गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ नौकरी 47 हो जाएगा। दूसरा मेरा टॉप पिक अल्ट्राटेक, बने रहिए 7100 में आप बेचिए। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर बताएं प्लीज। बिल्कुल अनिल जी, मेरे प्रॉपर्टी में मैं बहुत बुलिश हूँ, और मैं बता नहीं सकता जिस तरह से आपकी कमर्शियल रेट्स बढ़ने वाले हैं। तो DLF लीजिए 24-25, यही मौका है। स्टॉप लॉस ऑफ 18, टारगेट ऑफ 345। सेकंड बाय गोदरेज प्रॉपर्टी, मैंने पहले भी दिया था आपको 1535, 1610 बिक गया। अभी भी 1545-50 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 1520, टारगेट ऑफ 1650। ये है आपके लिए DLF और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये 2 स्टॉक हैं जो खरीदारी करने की राय बसीम साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, और होमवर्क और दे दिया बसीम साहब ने कुणाल जी को रशियन लैंग्वेज में। कुणाल जी, आमतौर पर ये ऐसा नोटिस किया गया, एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कॉलेज के ज़माने में, कि कोई भी लैंग्वेज दूसरी होती है तो आदमी है ना, उस लैंग्वेज के जो खराब शब्द होते हैं वो जल्दी सीख लेता है कि गालियाँ क्या है, खराब शब्द क्या है। लेकिन आप तो ऐसे हैं नहीं, तो ये सारे बुल, बियर वगैरह, ये तेजी मंदी, ये वाले रशियन में जो है वो जल्दी से सीख लीजिएगा, तो कभी भी आपका इम्तिहान लिया जा सकता है। तैयार है ना आप? अनिल जी पूरी तरह तैयार हूँ। अनिल जी आज भी जागने का विचार है अनिल जी रात में? बिल्कुल, पूरी दुनिया जागी हुई है भाई साहब, पुतिन साहब के चक्कर में, बाइडेन साहब के चक्कर में, और वो यूक्रेन वाले भाई साहब के चक्कर में। तो कोई सो नहीं पा रहा।
हालत खराब, बाजार भी वोलेटाइल है, वापस 17,100 पर आते हुए दिख रहे हैं। लगभग 100 अंकों का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। फिर से निफ्टी में 17,150 तक पहुंचे थे, वहीं से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग 37,500 37,700 के रेंज में हल्का फुल्का बैंक निफ्टी भी रुकता और अटकता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एल्यूमिनियम स्टॉक्स बड़े फोकस में, ये कंपनियां बड़ी एक्शन में, क्यों बता रहे हैं कुशल बताइए। देखिए, वैसे तो सर सारी कमोडिटीज़ ही लगातार यहाँ पर तेज़ी होती हुई दिख रही है। जिस तरह से यहाँ पर सप्लाई चेन इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा रशिया और यूक्रेन के विवाद से, पर सबसे बड़ी और सबसे फोकस वाली जो कमोडिटी है इसमें वो एल्यूमिनियम हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर रूस पर नए सैंक्शंस लगा सकता है यूएस और यूरोप, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरह का इनका प्रोडक्शन है, आप देखिए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम उत्पादक है रूस, और लगभग आप देखिए ग्लोबल सप्लाई का ऑलमोस्ट 5 से 6% हिस्सा जो है वो रूस से जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इनके प्राइसेस पर आता हुआ दिखेगा। हम ऑलरेडी देख रहे थे कि यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसकी डेफिसिट हो रखी थी, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी की कीमतें यूरोप में बढ़ी थी और साथ ही चाइना जो कि अंडर सप्लाई करता हुआ दिख रहा था, उससे ऑलरेडी एक डेफिसिट क्रिएट हुआ था। और अब यहाँ पर फर्दर फ्रेश जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है वो कहीं ना कहीं फिर से होता हुआ दिखेगा, खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह का ये विवाद होता हुआ दिख रहा है। तो नए सैंक्शंस लगने से इस पर इम्पैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट आप देखिए जो रशिया की कंपनी है रूसल, वहाँ पर कल के सत्र में सबसे बड़ी गिरावट हमें अप्रैल 2018 के बाद देखने को मिली थी। 20% से ज़्यादा का फॉल यहाँ पर कल आया था, और अप्रैल 2018 में भी यूएस ने रूसल पर सैंक्शन भी लगाया था। अब आप यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा भारतीय जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर्स है उनको होता हुआ दिखेगा, जिसमें हिंडाल्को, नैल्को और वेदांता शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब सप्लाई डिसरप्शन रशिया में होता हुआ दिखेगा तो बहुत क्लोज आप कह सकते हैं कि नेक टू नेक प्रोडक्शन डेटा जो है वो भारत और रूस का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर रूस में सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो उस वजह से इंडिया को काफ़ी अच्छा मौका मिल जाएगा एक्सपोर्ट्स का, और इस वजह से यहाँ पर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको बड़ा फायदा मिल सकता है। तो भारतीय प्रोड्यूसर पर रखिए नज़र, और सुबह से ही हम आपको बोल रहे हैं हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता यहाँ पर रखिए नज़र। सबसे जो ज़्यादा इम्पैक्ट है वो एल्यूमिनियम पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी रिकॉर्ड हाई पर एल्यूमिनियम के दाम आपको आते हुए दिखेंगे। थोड़ी रिकवरी भी है इन दोनों काउंटर्स में। वेदांता थोड़ा सा सुस्त इस समय ज़रूर दिख रहा है। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, उनकी कॉल ले लेते हैं। सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 847 848 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है M&M। M&M के अंदर लोअर लेवल से एक स्मार्ट पुलबैक देखने को मिल रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि 850 के ऊपर जैसे ही M&M सस्टेन करेगा तो स्टॉक के अंदर यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर 875 रुपए से लेके 900 रुपए तक के स्तर M&M के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें, जिन्होंने बाय कर रखा है वो लोग होल्ड करें। 825 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 875 और 900, ये दो टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 875 और 900 के टारगेट्स के लिए M&M पर रखिए नजर। अब ऑटो स्टॉक्स भी फोकस में आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले आइशर पर भी सुमित जी की कॉल आई थी, अब M&M पर भी आ रही है, तो रखिए नजर। कुछ और स्पेसेस अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो डेफिनेटली बाजार के लिए भी अच्छी खबर है, और रिकवरी में ये रोल भी अपना प्ले कर रहे हैं। JSW स्टील भी रिकवर हो रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, और इनफैक्ट पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है JSW स्टील। नितिन जी जरा चार्ट देखें JSW स्टील के। पहला स्टील स्टॉक जो रिकवर हुआ है, स्टील में ज्यादा गिरावट है, एल्यूमिनियम में तो नहीं है, बट क्या राय देंगे सर इस पे? देखिए, ये इंट्राडे बाउंस है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेंड JSW स्टील इनफैक्ट नेगेटिव ट्रेंड है। 600-610 के आसपास थोड़ा सपोर्ट है जहां से बाउंस किया है। ये एक्सपायरी बाउंस है क्योंकि 600 के आसपास पुट राइटिंग भी है, तो मुझे लगता है कि बाय नहीं करना चाहिए। ऊपर जो रेसिस्टेंस आ रहे हैं 630 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो एक्सपायरी के ख्याल से जो रेंज बन रही है वो 600 से 630 की बन रही है, और मोस्ट लाइकली ये है कि वापस ये 615 की तरफ वापस गिर सकता है, तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ओके, बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। JSW स्टील पर शायद एक्सपायरी रिलेटेड बाउंस आ रहा है। पर चोपड़ा साहब, मेटल्स पर आपकी राय, और ये जो एल्यूमिनियम की शॉर्टेज की बात की जा रही है, नजर रखनी चाहिए सर हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को पर? कोई राय आपकी इन स्पेस में? देखिए, हिंडाल्को मेरा पसंदीदा स्टॉक है, और मुझे लगता है पूरा भारत जानता है कि मेरा पसंदीदा स्टॉक है। मुझे अभी भी लगता है कि 600, 650, 700 तक जाएगा।
तो हिंडाल्को पे निश्चित रूप से जब भी गिरावट हो इस क्वालिटी कंपनी को खरीदना चाहिए। इसके अलावा वेदांता भी, क्योंकि आप समझिए इसके अंदर कॉपर है, इसके अंदर क्रूड ऑयल का भी बेनिफिट आपको मिलता है, इसके अंदर आपको एल्यूमिनियम का बेनिफिट मिलता है। तो ये ऐसी कंपनी है, ऐसा दिग्गज कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेटल्स आपको मिलते हैं और ये अपने आप में ही एक मेटल इंडेक्स है वेदांता। तो मुझे लगता है लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको वेदांता में, हिंडाल्को में जब भी गिरावट हो खरीदारी करनी चाहिए। ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं मेरे हिसाब से। अगर हम बात करें टाटा स्टील की, जेएसडब्ल्यू की और जिंदल स्टील की, जो कि स्टील कंपनीज में आज अच्छी गिरावट देखने को मिली। चाइना में एक नोटिफिकेशन निकला कि जो भी लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं स्टील में, तो उनके ऊपर एक कार्रवाई की जाएगी। तो इसके चलते हुए सडनली 2-3 दिन पहले गिरावट आनी शुरू हुई थी। मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। जिन कंपनीज की इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जितना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है, मुझे लगता है टाटा स्टील तो आई वुड बी अ बायर ऑन एवरी डिक्लाइन। तो टाटा स्टील मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर मैं एक बहुत लंबा टारगेट जैसे मैंने हिंडाल्को का दिया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 2000 तक भी टच कर सकता है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील में मैं काफ़ी हद तक बुलिश हूँ और हिंडाल्को निश्चित रूप से वन ऑफ द बेस्ट पिक्स है। बिल्कुल, तो हिंडाल्को तो चोपड़ा साहब को पसंद ही है, बट टाटा स्टील पर अग्रेसिव टारगेट देखिए 1150 का स्टॉक है और 2000 तक के लेवल्स चोपड़ा साहब को इस पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। अब ट्रेड के लिए मौका बन रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए मौका बन रहा है, वो अलग बात है, बट डेफिनेटली इन काउंटर्स पर रखनी है आपको नजर। थोड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। एस्ट्रल में भी आपको इस समय एक मूव आती हुई दिख रही है, ये भी डेज हाई पर है और 2% ऊपर एस्ट्रल का स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगा। बंसल जी जरा एस्ट्रल का चार्ट देखें, 1850 के पार। बिल्कुल दीपांशु, 1850 के पार आया है, कल के हाइस के ऊपर निकला है, डे बिफोर यस्टरडे के हाइस को तोड़ने की तैयारी कर रहा है। बट टेक्निकली स्टॉक में अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था, पैटर्न्स डिस्टॉर्टेड है। तो मुझे लगता है दीपांशु जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर उछाल पे बिकवाली की राय है। अगर ये अपमूव 1925 1927 तक एक्सटेंड होता है तो वो अच्छे स्तर है। किसी ने ऊपर में लिया हुआ है तो रैली पे निकलने की राय है। रैली पर निकले, निचले स्तर पर अगर खरीदारी की है तो उछाल में बिकवाली करते रहे, हल्के होते रहे, प्रॉफिट बुक करते रहे और वैसे ही माहौल आपको सारे बाजारों में नजर आएगा। एक बार जल्दी से आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिखाएं। यूरोप के बाजारों में रिकवरी थोड़ी आती दिख रही है, निचले स्तर से अच्छी स्मार्ट रिकवरी आई है। रूस के बाजार 6% नीचे, अभी तो 6 है नीचे, अभी भी 6। रूस इतना नहीं रिकवर हुआ सर। हाँ, सबकी जगह एक साथ वही गिर जाए तो सारा प्रेशर वहीं पे हमारी तरफ की वजह आप अकेले गिर जाओ, हम मेंटेन रहे तो ठीक। चलो एक बार ये तो छोड़ो, यूरोप बताओ, यूरोप कैसा है? बढ़िया रिकवर हुआ सर, बहुत ही बेहतरीन रिकवरी आती दिख रही है यूरोप के बाजारों में। वाह, सिर्फ आधा %। हाँ, शुरुआत काफी खराब हुई थी पर वहां से सर बढ़िया। डाउ फ्यूचर्स भी 325 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक फ्यूचर्स 350 पॉइंट नीचे। तो डाउ फ्यूचर आधे तो रिकवर हो गए 600 के आसपास से। यस, उसमें से आधे आ गए ऊपर, आधे आ गए सर, डेफिनेटली। तो हमारा भी निफ्टी देख लीजिए 17,800 के आसपास से घूम फिर के अब काफ़ी कुछ रिकवर हो गया। 17,843 का लो था ना, तो 17,900 1000 करीबन 250 300 पॉइंट रिकवर हुआ है निफ्टी नीचे से। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अभी बाजार की रिकवरी का आता हुआ दिख रहा है। एक और स्पेस है जहाँ पर थोड़ी तेजी बनती दिख रही है, रिकवरी आती दिख रही है, वो है आईटी शेयरों की और वो है प्राइवेट बैंक्स की। कोई प्राइवेट बैंक या कोई आईटी शेयर अगर सर आपके पास, वैसे तो ऐसा है नहीं चोपड़ा साहब, लेकिन फिर भी मैं अगर फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन मैं कहूँ कि आपके पास पैसे की कमी हो, जो हम सबको पता है कि इसकी नहीं है ऐसा, और एक ही शेयर आपको खरीदना हो, एक बैंक और एक आईटी शेयर, तो वो कौन सा खरीदोगे? इस समय पर मैं विप्रो खरीदूंगा और बैंक यदि आप मुझसे कहें तो मैं एचडीएफसी बैंक। विप्रो और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक तो समझ में आता है सर, फर्स्ट चॉइस आराम से हो जाए, लेकिन विप्रो ही क्यों? देखिए, थोड़ा सा जो मैं टेक्निकल्स पढ़ पाया हूँ, ये अभी 200 दिन के डीएमए के नीचे मिल रहा है, जो कि एक अच्छा वैल्यूएशन है। टॉप आईटी कंपनी है, बहुत अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी अच्छा स्टॉक, अच्छी क्वालिटी कंपनी इन वैल्यूएशंस पे मिल रही है तो लेनी चाहिए। या आपको किसी भी तरीके से अगर वर्स्ट सिचुएशन भी हो तो साल का 15-20% कमा के देगी और सेफ्टी है। देखिए अनिल जी, ऐसे बाजारों में जब समझ में नहीं आता है तो आईटी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एक कुशन प्रोवाइड करता है आईटी कंपनीज। तो यहाँ से गिरावट
बहुत कम है और मुझे लगता है चलने के लिए आराम से 20-25-30% की तेजी भी बन सकती है। मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल में अपग्रेड्स भी आई हैं कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के, इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस के, तो निश्चित रूप से मुझे विप्रो पसंद है। ओके, विप्रो पसंद है आपको, बहुत ही बढ़िया, सारे अच्छे लॉजिक के साथ हमें चोपड़ा साहब ने बता भी दिया। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। आपने भी दिया था आज सुबह इन्वेस्टमेंट, वो CLSA की जो कल हमने रिपोर्ट एक्चुअली हाईलाइट करी थी सर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आई। ओके, विप्रो पे बहुत ही दमदार रिपोर्ट आई। वो कह रहे हैं किसी भी लेवल पर खरीदिए, आगे वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या बात है। रिजल्ट्स इस बार थोड़े से ढीले आए, रिजल्ट ढीले आए कंपेयर पिछले साल, सॉरी पिछले क्वार्टर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स थे जी, इस बार थोड़े से वापस ढीले हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। चलिए, एक स्टॉक जो गिरते जा रहा है और उसका नाम है बर्गर किंग। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि नाम बदल चुका है, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया। ये बहुत मुश्किल नाम है, मेरे को तो याद ही नहीं रहता है, बहुत मुश्किल से। रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया, ये है पुराना नया नाम, पुराना है बर्गर किंग। बर्गर क्यों गिरा, देवांशी बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए दो बड़ी वजह थी जो मानी जा रही है, इसी के चलते 52 वीक लोज को पिछले 2 दिन से ये स्टॉक टच करता हुआ दिख रहा है। करीब 105 के लेवल्स को ये स्टॉक ने टच किया है। सबसे पहली वजह तो यही है कि लगातार हमने देखा कि IPO आया और उसके 1 साल में ही कंपनी ने QIP लॉन्च किया था, तो जो सेंटिमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बने। और आप देखिए जो QIP था उसमें 10.8 करोड़ शेयर्स जो है वो कंपनी ने अलॉट किए थे, और जब QIP के शेयर्स जो हैं वो मार्केट्स में आ गए, यानी कि वो जो QIP के नए शेयर्स थे वो भी अब मार्केट में जब लिस्ट हुए थे, उसके दूसरे दिन हमने देखा कि मार्केट में भयंकर सेलिंग आती हुई दिखी और बर्गर किंग के शेयर में भी यहाँ से बिकवाली हावी होती हुई दिखी थी। अगर आप 20 डे एवरेज लेते हैं वॉल्यूम्स का, तो उससे कई ज़्यादा वॉल्यूम्स आपको एक ही दिन में ट्रेड करते हुए दिखे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं कि जो सेलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। तो अब मार्केट में यही आशंका है कि जो QIP वाले शेयर्स आए थे मार्केट में, उसकी बिकवाली हुई है और इसी के चलते थोड़ा सा प्रेशर इस स्टॉक पर आता हुआ दिख रहा है। अब दूसरी बड़ी वजह ये भी थी कि जो पूंजी उन्होंने QIP के जरिए जुटाई है, उसका इस्तेमाल कंपनी बर्गर किंग इंडोनेशिया को खरीदने में करने वाली है। और जो बर्गर किंग इंडोनेशिया है, वहाँ पे भी अगर आप फाइनेंशियल्स देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। इनकी जो आय है उसमें लगातार गिरावट देखने मिली है, लॉसेस कर रही है कंपनी, कैश फ्लोज पॉजिटिव नहीं है। और साथ ही अगर आप इंडोनेशियन मार्केट्स भी देखते हैं तो वहाँ पे भी QR सेगमेंट पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी को जो डिस्काउंट्स है वो बढ़ाने पड़ सकते हैं, रेवेन्यूज़ पर और प्रेशर आएगा और लॉसेस और बढ़ सकते हैं। और इसी के चलते आप देखिए 2 वजह है जिसके चलते हम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं बड़ी गिरावट आपको इस स्टॉक में आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए बड़ी गिरावट वाला स्टॉक, बर्गर किंग, जुबिलेंट फूड, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, ये अलग तरह के हो गए। जोमेटो, देवयानी थोड़े अलग हो गए, देवयानी को भी इसी में रख सकते हैं, देवयानी इसी में आ जाएगा। चोपड़ा साहब, इनमें से कोई शेयर पसंद है, खरीदना है कि नहीं, महंगे बहुत है? देखिए, मुझे लगता है कि अनिल जी, जैसे महंगाई का प्रेशर बढ़ रहा है तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम्स हिट होंगी। और अगर जैसे क्रूड अभी 100 के आसपास बन रहा है और जाहिर बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7-8 मार्च को तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और भी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी, पास ऑन किया जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है जो डिस्पोजेबल इनकम वाले जो स्टॉक्स हैं, इस तरीके के बर्गर किंग हैं या और भी जुबिलेंट फूड हैं, मुझे लगता है लोग थोड़ा अपना खर्चा कम करते हैं। और पर संभावना ये है कि ये संभल जाएंगे, अभी लेने का कोई सवाल नहीं है जो एक बार गिरावट इसमें हो जाए। दूसरी चीज, इन सभी में FII होल्डिंग बहुत ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि FII लगातार बेच रहे हैं, तो जहां पर भी जो भी स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो खराब कंपनीज हैं, मगर FII एग्जिट कर रहे हैं। और ये जनरली ऐसा होता है, एक्सोडस देखने को मिलता है FII के पैसे का जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं। तो बॉन्ड यील्ड स्पाइक कर रही है, 1.9 के आसपास US की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। तो जब भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो पैसा अपने देश में वापस जाता है। तो एक अच्छी संभावना ये है कि इनकी जो गिरावट है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि FII इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। तो अभी खरीदारी तो बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा वेट करना बनता है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब गिरावट थमेगी तो उसमें हम लोग बाइंग कर सकते हैं। इसमें सबसे अगर मेरा पसंदीदा आप स्टॉक पूछे तो वो जुबिलेंट फूड है, क्योंकि टाइम टेस्टेड है, काफ़ी टाइम से है और अच्छा ब्रांड है, घरेलू ब्रांड है, लोग जानते हैं डोमिनोज को और बहुत सारे जो दूसरे ब्रांड्स हैं इनके। तो मैं जुबिलेंट फूड में खरीदारी करने को बोलूँगा, एक बार गिरावट थम जाए तब। डोमिनोज टाइम टेस्टेड है चोपड़ा साहब की तरफ से भी।
चोपड़ा साहब का भी फेवरेट पिज्जा यही है। वैसे टच से मस्त नहीं हो रहा है सर, एकदम खरीदने के नाम पे बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे, बड़ी मुश्किल से मतलब मान नहीं रहे, दिल पे पत्थर रख के बोला है खरीदूंगा जुबिलेंट फूड, वो भी सही समय पे अभी नहीं। इसलिए मैंने कहा कुछ न कुछ तो आज खरीदवा के रहूंगा। तो फिर मैंने पूछा एक आपको लेना ही पड़ेगा कोई न कोई IT स्टॉक, एक कोई ना कोई बैंक, तब जाके विप्रो और HDFC बैंक आया। तो अभी भी खरीदने के लिए इंतजार करने के मूड में है और सही भी है, क्योंकि फिर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं बाजार थोड़े से 17,150 से निफ्टी 17,050 की तरफ आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग फिर से आपको होती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे बैन से बेनिफिट और देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो बैन में आने जाने को है तैयार। एस्कॉर्ट्स और PNB दो बैन में है। दो बैन में बाहर आएगा कोई? सर एस्कॉर्ट्स की उम्मीद है 81% पे है, तो बॉर्डर लाइन 81% आ भी सकता है, आ भी सकता है। आशंका उम्मीद तो इसकी बाहर आने की, आशंका किसके अंदर है? बहुत सारे स्टॉक्स है। इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस एक दिन के लिए बाहर आया और अब आप देखिए 105% तक की पोजीशन बन चुकी है, तो ये पक्का आ जाएगा। इसके साथ ही आइडिया 104% इसकी मार्केट वाइड पोजीशन है। सन टीवी 104% तक की मार्केट वाइड पोजीशन है। नैल्को में भी आप देखिए 104% तक की जो मार्केट पोजीशन है, मार्केट वाइड पोजीशन वो बन चुकी है। और BHEL यहाँ पे ऑलमोस्ट 96% है, तो ये भी इसमें जुड़ सकता है। लेकिन क्या रोल ओवर वाला भी मामला है, तो कहना मुश्किल है कि 3:30 बजे तक कितने रोल ओवर हो जाएंगे, नहीं होंगे, कल की कल देखेंगे। इंडिया बुल्स एक ही दिन बाहर आने के बाद दोबारा एक मौका दे सकता है एंट्री का। चलिए बिल्कुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी, कुणाल जी। बताएं सर। दीपांशु, हालांकि देखिए चार्ट कॉर्नर का बिगुल है, लेकिन ये हमारी पिक ऑफ द डे है। स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। अभी हम बात कर रहे थे IT स्टॉक्स की, तो बिरला सॉफ्ट पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक विशेष कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जिसको काउंटर अटैक लाइन पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है और हमें लगता है कि अगर रिकवरी आती है तो उसकी अगुवाई IT स्टॉक्स करेंगे। बिरला सॉफ्ट को इन स्तरों पर बाय करना है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, बेहतरीन स्ट्रक्चर है, टेक्निकल जो इसके मल्टी ईयर सपोर्ट थे वहीं से स्टॉक ने रिबाउंड दिखाया है। बिरला सॉफ्ट में खरीदारी की राय 404, 404 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 427 और दूसरा टारगेट 440। बिरला सॉफ्ट है हमारा पिक ऑफ द डे। सॉफ्ट पिक ऑफ द डे के तौर पर इसको करिए इस्तेमाल। थोड़ी देर पहले रिकवरी आ रही थी तो हमने देखा भी था, स्टॉक में अच्छा एक्शन बना था और अब यहां पर आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं, कल के लिए आज ही तैयार हैं। इस बीच अनिल जी, मुझे लगा कुणाल जी अपनी कॉल तो देंगे, उससे पहले आपसे जो उन्हें सवाल पहले पूछना था 2:30 बजे, वो अब दोबारा भी पूछेंगे। उन्होंने कहा था 3:05 पर कैसा रहेगा निफ्टी, उस समय क्या राय देंगे आप? 17,050 के ऊपर है, थोड़ा ऊपर से फिसला है सर, बट लेवल्स होल्ड कर रहा है अपने। कुछ नहीं, 17,000 तोड़ा है ना, 17,200 तोड़ा, कुछ नहीं, वैसे टाइम पास कुछ नहीं। 17,100 के ऊपर बंद होगा तो ठीक है, नीचे बंद होगा तो कोई थोड़ा सा कम अच्छा है, ज्यादा खराब है, जो भी शब्द यूज कर। एक्चुअली अभी बताऊँ ना क्या है, कोई डेटा कोई काम थोड़ी आता है दीप। हाँ, इस समय तो नहीं, मतलब सारी चीजें सब तो खबरों पे ही चल रहे हैं जी, वही वाली बात है। खबरों पे पता नहीं कब कैसे क्या हो, तो वही वाली, तो ठीक है, देखते हैं 3:20 पर कहाँ पहुँचते हैं। चलिए 3:20 पर अनिल जी से उनकी फाइनल कॉल लेंगे। इससे पहले वागरी साहब, अभी थोड़ा बाजार ऊपर से फिसला है, बट उससे पहले एक राय आपसे अपोलो हॉस्पिटल्स पे लेनी थी सर। इस पर भी अच्छा मूव आ रहा है, जैसे बाकी हेल्थ केयर स्टॉक्स को हमने हाईलाइट किया। कोई राय अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट पर सर? पे 4540 4550 के आसपास बाय करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आता है, थोड़ा ऐड करना चाहिए। 4450 का स्टॉप लॉस, 4650 का टारगेट, 1 से 2 दिन के व्यू। अगर बाजार थोड़े भी होल्ड करते हैं या नीचे नहीं जाते, या आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो अगर बाजार होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली अपोलो हॉस्पिटल्स में आप एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बिरला सॉफ्ट के साथ केपीआईटी भी चला है। केपीआईटी में नेक्स्ट उसी अच्छा, पे 6% ऊपर। सुमित जी के पास वही काउंटर लेकर जा रहा था। सुमित जी, केपीआईटी 650 के लेवल पर बिरला सॉफ्ट के साथ साथ ये भी बढ़िया एक्शन में, जरा इसके चार्ट पर राय दें सर। दीपांशु, ये सेक्टर में एक पूरा लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिल रहा है। आईटी के अंदर भी एक स्मार्ट मूव लोअर लेवल से देखने को मिला है, और मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अब जब तक नीचे के अंदर 500
जब तक नीचे के अंदर 530 540 का लेवल नहीं टूटेगा तब तक लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले। और ऊपर में मेरे को लग रहा है कि 600 रुपए के तो पहले टारगेट बनेंगे, और एक बार अगर ये 600 का लेवल टूट गया तो फिर ये अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा। पोजीशंस होल्ड करें, यहाँ से ऊपर में 600 प्लस के लेवल जल्दी केपीआईटी के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो जो आप बता रहे थे सुमित जी कि इस स्टॉक में एक नीचे से स्मार्ट मूव देखने को मिला है, तो एक आम ट्रेडर या निवेशक के लिए जिसे ज़्यादा समझ नहीं मेरे जैसा आदमी को, उसको कैसे पता चले कि ये जो मूव आया है ये सिंपल मूव है या स्मार्ट मूव है? अनिल जी एक ही इलाज है, हाँ, जी बिजनेस देखते रहे और उसमें सुनते रहे। अच्छा, मतलब मैं बोलूं कि मूव आया है तो वो सिंपल मूव माना जाएगा, सुमित जी बोलेंगे मूव आया तो वो स्मार्ट मूव माना जाएगा, ऐसा? नहीं ऐसा नहीं। देखिए आईटी सेक्टर के अंदर अभी नीचे से सभी के अंदर रिकवरी आ रही है, और जो कैंडल फॉर्म हो रही है और वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो रही है, और वो छोड़ो स्मार्ट मूव, ये स्मार्ट, इस पे मेरा फोकस स्मार्ट पे है। कैसे पता चले कि स्मार्ट है? जैसे अगर समझो पैनल में 6-7 लोग हैं, हम कंपेयर करें कौन सा स्मार्ट है तो हमें पता है कैसे कंपेयर करना है, लेकिन मूव में कैसे पता चले कि स्मार्ट कौन सा है? विशेष जी कोई फॉर्मूला है ऐसा आपके पास? अनिल जी बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको लगता था और आपने अनिल जी स्मार्ट का डेफिनेशन काफी सिंपल है। जिस दिन आप स्मार्ट लग रहे हो, हाँ, और उस दिन आपका कॉल भी चल गया तो स्मार्ट मूव हो जाता है। वाह बढ़िया। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग पीपल। जी कुणाल जी। अनिल जी मैं ये कह रहा था, अनिल जी अगर एनालिस्ट स्मार्ट है, हाँ, तो मूव भी स्मार्ट है अनिल जी। ओके, तो अब आप हमेशा जो भी अपना मूव पकड़े अपने आप स्मार्ट लगा लिया करें, नहीं तो आप ही अपने आप को स्मार्ट नहीं कहेंगे, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए, स्मार्ट मूव आया है सुमित जी की तरफ से, स्टॉक है यहाँ पर। अच्छा राकेश जी भी कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। जी राकेश जी। देखिए अनिल जी हर कोई व्यक्ति यहाँ स्मार्ट है। देखिए जो आपका पीसीआर अनिल जी वो भी स्मार्ट है। देखो हाँ, बागले जी और नितिन जी को ऊपर नीचे कर रखा है अनिल जी, और इतनी अच्छी वार्तालाप चल रही है अनिल जी, और दोनों बिल्कुल नहीं हंस रहे अनिल जी, दोनों में अपना ही अलग कंपटीशन चल रहा है अनिल जी। कम से कम कोई तो वागले साहब को अच्छा जोड़ीदार मिला। नितिन जी भी पूरा वागले साहब का साथ दे रहे नहीं, तो इसलिए मैं बोला, किसी दिन मैं किसने बोला था कि आप कपिल शर्मा शो में जाए, मैंने कहा जिस दिन वागले साहब को मैं हंसा दूंगा उस दिन सोचूंगा, तब तक अभी मेरी पूरी बाकी है, अभी फील्डिंग पूरी हुई नहीं है, प्रैक्टिस थोड़ी और बाकी है। आइए 17,100 पर फिर से आए हम घूम फिर के बाजार में। इस वक्त थोड़ी सी रिकवरी फिर से आती दिख रही है, आखिरी 20 मिनट बचे हैं और देख लेते हैं स्टॉक्स जहाँ पर एक्शन भरपूर है, थोड़ा सा वहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। एक और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जो कुणाल जी आप ही की फेवरेट रही है, एबट इंडिया 2.5% आज मजबूत है, 16,700 के ऊपर। ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो है नहीं, लेकिन फिर भी चार्ट्स वगैरह के हिसाब से एक बार अपनी राय दीजिए। अनिल जी देखिए ये स्टॉक भी अब F&O में आ गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनिल जी इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है इसमें काफी बड़ा करेक्शन हुआ। ये लगभग 23,000 रुपए के लेवल्स छू लेने के बाद अब इन स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अनिल जी अब करेक्शन पूरा होता हुआ दिख रहा है, इन लेवल्स पर सपोर्ट है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए अनिल जी इन स्तरों पर इसको बाय करके चलना चाहिए। आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो मुझे लगता है वापस ये स्टॉक ओवर दी सम पीरियड आपको वापस से 22,000 के लेवल्स दिखाएगा। तो अगर आप बहुत पेशेंट इन्वेस्टर हैं और बहुत एक पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो बाय करने की राय, तो बाय करने की राय है अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं। ये राय आपके लिए एबट इंडिया पर है। यूजुअली इतनी बड़ी मूव्स ये स्टॉक बहुत रेयरली देता है। पर सर एक बड़ा काउंटर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वैसे हम आईटी में अच्छी रिकवरी देख रहे हैं, पर टीसीएस में क्या चल रहा है अनिल जी? आज भी देखें तो 3.5% नीचे है। कल आखिरी मौका था अगर बायबैक पर खरीदारी करनी थी, काफी लोगों ने खरीदा भी है, थोड़ा नर्वस हो रहे हैं कि सडनली हमारे खरीदने के बाद ये हो गया, क्या राय देंगे सर उन्हें? देखो पहली चीज तो ये है कि आज नीचे आना स्वाभाविक है, क्योंकि कल तक डिलीवरी बेस खरीदारी होनी थी, जिन जिन को देना है बायबैक में उनको रिकॉर्ड डेट पे कल होना जरूरी उनके अकाउंट में। एग्जैक्टली कल मीन्स टुमारो 23 तारीख, ठीक है। तो इसलिए उनको जो लेना था वो तो खरीदारी होगी। अब जिन्होंने समझो किसी ने 3700 में ले लिया, किसी ने 3750, कल का हाई मुझे नहीं पता कितना, 3750 थोड़ा ऊपर का था। हाँ। कोई टेंशन क्या है जी, खुद टीसीएस बोल रहा है थैंक यू वेरी मच 4500 में हमको दे दो, चिंता क्या बात है। खाली हाँ एक चीज ध्यान रखना, जब वो बायबैक का ऑफर खुले तब इधर उधर छुट्टी पे मत चले जाना सैनी साहब की तरफ से। टेंडर करना है टाइम से, है ना, और टेंडर करने का सिस्टम समझ में ना आए तो जरा बायबैक की पाठशाला देख लेना। अच्छा कितने शेयर रिटेल कैटेगरी में जाएंगे इसका पता कल 3:30 बजे लग जाएगा आपको।
कल की 3:30 बजे की जो क्लोजिंग होगी, फर्ज करें 3600 रुपये क्लोजिंग होती है, ठीक है, 3600, ठीक है, राउंड फिगर में मान लें 2 लाख, ये होते हैं 2 लाख रुपए जो आपके रिटेल कैटेगरी में होते हैं। पहले लिखो 2 लाख, डिवाइड करो उसको 3600 रुपये से, जो कल की क्लोजिंग मान लिया, तो 55 शेयर आपके रिटेल कैटेगरी में होते हैं। अगर समझो कल की क्लोजिंग 3800 रुपये हो गई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडेड बाई 3800, तो हो गया आपके 52 शेयर। तो कल की क्लोजिंग जो भी रहेगी 2 लाख में से कल की क्लोजिंग का प्राइस डिवाइड कर लेगा, उतने शेयर अगर आपके अकाउंट में हैं तो वो जाएंगे रिटेल कैटेगरी में। अगर उससे ज़्यादा हुए तो चिंता नहीं करिए, तब भी जाएंगे, लेकिन कैटेगरी डिटेल नहीं होगी, तो वहाँ थोड़ा सा एक्सेप्टेंस रेशियो कम हो जाएगा, यानी शेयर कम एक्सेप्ट करेगी कंपनी, बाकी के वापस रिटर्न करेगी। अच्छा, कम करेगी इसका मतलब ये नहीं कि सारे के पैसे आपको नहीं, जितने के पैसे देंगे 4500 उतने तो आ जाएंगे, बाकी शेयर वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो चिंता मत करिए, कहीं जाने वाले नहीं है आपके शेयर, ठीक है। तो ये है आपके लिए। अब आगे जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि जब बायबैक शुरू होने की तारीख आएगी, जो डेट आएगी, तब आपको TCS को शेयर भेजने होंगे। और कैसे भेजने हैं, TCS की पाठशाला वापस पढ़ लो, बायबैक की पाठशाला वापस से सुन लेना, यूट्यूब पे भी है, हमारे ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, जरा गूगल करिए, मिल जाएगा, TCS बायबैक की पाठशाला पढ़ लीजिए। उसमें खाली एक ही चीज़ है जो ध्यान में दीजिएगा कि 45 रुपये के हिसाब से आपको गिनना है 44 शेयर, वो फॉर्मूला छोड़ दीजिए, वो हमने करेक्ट कर दिया। उसके अलावा सेम प्रोसेस है, 3-4 तरीके हैं जिससे आप TCS के शेयर के बायबैक में शेयर वापस दे सकते हैं। पढ़ लेना, एक बार सुन लेना, यस, बराबर है। फिर अब वापस लोग ट्वीट करते हैं कि सर कैसे करना है, कैसा, अब वो एक बार बताया, वो वापस पढ़ लो, रिवीजन कर लो, ठीक है। अच्छा, जय ठक्कर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वक्त है कैश का ऑप्शन। जय, पहले तो बधाई स्वीकार करें 16,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की जो आपने राय दी थी। आई एम श्योर टारगेट हिट हो गया होगा, नहीं तो हिट होने के बहुत नजदीक तो हिट ही हो गया होगा मेरे ख्याल से, नहीं? बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी। यस, काफी अच्छी तरह से हिट हो गया, इनफैक्ट ओवर अचीव हो गया अनिल जी, ऑलमोस्ट डबल हो गया वो कॉल ऑप्शन। एंड अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एंटीसिपेट हमने किया था, जो हिसाब से निफ्टी में वो बाउंस हमें देखने मिला, आई थिंक दैट कैन फर्दर कंटिन्यू बाय 100-150 पॉइंट्स, इसीलिए निफ्टी पर फिर से 17,200 का कॉल खरीदने की मेरी सलाह है। बट देन अनिल जी, 3 मार्च की एक्सपायरी का कॉल है, ये 214 पर मिल रहा है अभी, ये 214 पर इसको अनिल जी खरीदना है, 214 पे खरीदे। 3 मार्च की एक्सपायरी का 17,200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगाना होगा, बिकॉज वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका स्टॉप लॉस आप रखिए 155 पर। सो 214 पर खरीदे, 155 पर खरीदे, रिस्क अवर्स लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। मैंने देयर इज अ डिप अराउंड से 202 के आसपास, तो वहां पे भी खरीद सकते हैं। तो आप ये 202 से लेके 214 की रेंज में आप खरीदे, सो दैट आपका वो स्टॉप लॉस मैनेज हो सकता है। एंड अनिल जी, मुझे ऊपर के जो टारगेट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दैट वुड बी 271, एंड सेकंड टारगेट जो बन रहा है वो है 294, 271, 294, ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 3 मार्च की एक्सपायरी का 17,200 का कॉल, ऑन दी अपसाइड 17,200, 250 ये लेवल स्पॉट में हमें देखने मिल सकते हैं, एंड देयर आफ्टर विल सी कि वहां से किधर जाता है। आई मीन एज ऑफ नाउ अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,000 स्ट्राइक और लेवल विल नाउ एक्ट एज अ वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। 16,800 टूटेगा नहीं, ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, आई थिंक वो पहले 17,000 ही बता देगा हमें, आई थिंक अगर डाउन साइड में। एंड सिमिलरली ऑन दी अपसाइड क्या ब्रेकआउट आएगा कि नहीं, वो 17,200-300 की रेंज ही हमें बता देगी। सो अपर एंड ऑफ द रेंज तक निफ्टी जाने की एक्सपेक्टेशंस है। ठीक बात है, तो चलिए 17,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें 200 से 214 रुपए की रेंज में, और 155 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 271 और 294 के टारगेट के लिए। जय की तरफ से, जय का सुबह वाला कॉल भी जबरदस्त। सुबह वाले कॉल से याद आया दी, सुबह वाला जैक्सन पाल फार्मा गजब का जबरदस्त मूव है सर, बायबैक प्राइस के ऊपर चला गया। बायबैक प्राइस के ये बहुत रेयर है, 246 रुपये 55 पैसे, 20% का सर्किट, वाव, बहुत ही जबरदस्त, क्या बात है। तो चलो ये अच्छा रहा। तो आज सुबह आपकी रिकमेंडेशन में था, हाँ। कल आशीष की रिकमेंडेशन था, बिल्कुल, और हमारा SIP स्टॉक भी रहा है, और 250 का टारगेट था, 250 का टारगेट था। आज नहीं होगा, कल शायद हो जाए। हाँ, ऑलमोस्ट डन है, 20% आज के लिए सर्किट डन फॉर द डे। और देखो सर्किट भी कब से लगा हुआ है, मिड डे से ही लग गया, तो ऑलमोस्ट डन फॉर, ठीक है, बढ़िया है। चलो, कभी कभी
कुछ कुछ शेयर हमारे खराब भी होते हैं, जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग टाइप के, तो कुछ अच्छे भी होते हैं। 160 में रेकमेंड किया था सर, तो गेंस बढ़िया रहे हैं, जिस लेवल से रेकमेंड किया वहाँ से गेंस बढ़िया। जी, चोपड़ा साहब भी इस पर कुछ राय देना चाहते हैं? जी सर। मैं कल जो हमने बात की थी एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में वाडीलाल के बारे में, जो गर्मी से रिलेटेड कंपनी, तो आज वाडीलाल पूरे दिन ऊपर रहा है और लगभग आज इसने लगभग 90-100 रुपए की चाल भी चली है। तो जस्ट मैं इन्फॉर्म करना चाहता था कि ये स्टॉक अच्छा चल रहा है। मेरा टारगेट 1250 का है और संभवतः ये आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखेगा। वाडीलाल पे भी दिख रहा है गर्मी का असर, आप पे भी कम नहीं दिख रहा सर। आज कुछ आपके सूट के अंदर स्वेटर और वो थोड़े कम नजर आ रहे, टाई वाई वगैरह मिसिंग है। बराबर है, जैसे आपने अपना अटायर ठीक किया देखो शेयर भाग चले। अब बारी है सिम्फनी की। चोपड़ा साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में सिम्फनी भी था और दूसरा ये भी था और तीसरा भी। मैं देखो चोपड़ा साहब अभी तो आपके सामने ऐसे देख रहा हूँ, कुछ पढ़ नहीं रहा। BASF आपकी लॉन्ग टर्म पिक थी, बराबर है? तीनों याद है आपके, देख लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। देख लीजिए तीनों की तीनों बता दीजिए। कैसे कर लेते हैं सर आप? बस चोपड़ा साहब को देखा मेरा, स्टॉक कौन सा और याद भी है, ऑर्डर भी याद है। मैं भी मेटावर्स में जाने की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ फ्यूचर, हाँ कुछ ऐसा फ्यूचर में ऐसा कुछ हो कि जैसे ऐसे मतलब एनालिस्ट आए, किसी स्टॉक का नाम धड़ से हमारे सामने आ जाए, कौन सा स्टॉक है, रह जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ों से, कई बार ये हम जो बातें करते हैं ना उससे याद रह जाता है। कल गर्मी की बात निकली तो याद रह गया। सुबह BASF, आज सिमी जी ने रिकमेंड किया था लॉन्ग टर्म पे, तो वहां पे हमने जिक्र किया था। कल चोपड़ा साहब ने रिकमेंड किया था, आज सिमी जी ने किया, तो याद रह गया। तो याद रखने के फॉर्मूले ये, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेटावर्स में जाने का अनिल जी एक बड़ा फायदा आपको बताता हूं। बताओ। अनिल जी देखिए, अभी आपकी उम्र कुछ भी हो अनिल जी, 50 हो 60 हो जो भी हो, अनिल जी आप मेटावर्स में 25 के बन सकते हैं। अनिल जी ये बात मुझे बंसल जी ने बताई है, और जो तो सबसे बड़ा फायदा ये है अनिल जी। और अगर मैं अभी 25 का ही हूं तो तो फिर तो मैं ना जाऊं ना। नहीं, तभी भी फायदा है अनिल जी। अनिल जी जी अनिल जी, अभी आप कैसे भी दिखते हो जी, आप ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे दिख सकते हैं अनिल जी। अगर उनसे अच्छा दिखना हो तो हमारी ख्वाहिश तो बहुत बड़ी बड़ी है। देखो कुणाल जी, पूरी हो ना हो, देखिए आई एम जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड विद 26 ईयर्स एडिशनल एक्सपीरियंस इन लाइफ। ऐसा ही तो हूं तो 25 का ही हूं। जी चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब आप म्यूट है सर। मैं कह रहा हूं 25 प्लस टैक्सेस का हूं, ऐसा बोल सकते हैं। अरे सर ये उम्र जो बढ़ती है टैक्सिंग ही है एकदम, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। बट एनीवे चलिए इसी तरह से मुस्कुराते रहे, हो जाएगा। ये तो मार्केट है, ऊपर नीचे चलते रहेंगे। लाइफ में क्या होना है क्या जाना है, बस कभी तेजी कभी मंदी। 3-20 की स्ट्रेटजी कर लेते हैं, जो काम है वो कर लेते हैं फॉर पूरा। बिल्कुल स्ट्रैटेजी का। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर 17,100 पर तो है निफ्टी, 320 पर अगर आप क्लोजिंग पर जा रहे हैं। डाउ फ्यूचर 325 अंक कमजोर आपको दिख रहा है। बॉन्ड यील्ड इनकी जरूर नीचे आई है, शायद उसका राहत आज शाम को आते हुए दिखे। अमेरिकी बाजार 3 दिन के वीकेंड और इतनी सारी खबरों को रिएक्ट करते हुए दिखेंगे, तो शाम को तो जो भी होगा सर, एटलीस्ट अभी थोड़ी निचले स्तरों से रिकवरी के आसार जरूर है। यूरोप के बाजार भी रिकवरी दिखाते हुए दिखे। क्या करके जाना है सर? मेरे को इन पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। कोई भरोसा नहीं है। क्या पता 300 ऊपर हो जाए डाउ, हो सकता है। मतलब भरोसा नहीं होने में ऐसा नहीं, मतलब 300 और खराब हो जाएंगे कि 600 हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। फ्राइडे को उनकी एक्सपायरी भी थी, हाँ, तो उससे भी फ्राइडे का प्रेशर था। उस दिन उनके बहुत प्रेशर था। 19 तारीख को थी मेरे ख्याल से ना, 19 को ही थी। हाँ, सो अभी अपने कोई भरोसा नहीं इन पे। 300 पॉइंट नीचे जो दिखा रहा डाउ फ्यूचर, हो सकता है 600 नीचे हो जाए, हो सकता है 300-600 ऊपर भी हो जाए। तो जो होगा कल की कल देखी जाएगी। अपना फॉर्मूला सिंपल है, नोटा मीन्स नोटा नहीं, पैसा बचाओ अभियान चलाओ। यस, पैसा बनाओ नहीं, पैसा बचाओ। जो बचाओ वही आपका बना है, ये समझ के चलो। तो दोनों तरह की बात हो, आप कह सकते हो कि कुछ खराब आ गया कल फिर नीचे खुलेंगे, कुछ अच्छा आ गया फिर ऊपर भी हो सकते हैं। ऐसे स्क्रीन देखेंगे तो आप कहेंगे कि बाजार खराब नहीं दिख रहा।
ऐसे देखेंगे तो 100 पॉइंट तो फिर भी नीचे ही बंद हो रहे हो। तो आपका जैसे मन बहले वैसे आप सोचिए, जिसमें आपका मन लगा रहे। आपको लग रहा है नहीं खराब ही बंद हो रहे, सो नीचे, बिल्कुल ठीक बात है। आपको लगेगा नहीं 200 ऊपर रिकवर होकर बंद हो रहे हैं, अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमारे लिए सिंपल एक ही चीज़ है, 17,100 हम क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करें तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, जितने ख़राब हैं उतनी ख़राब है। उसके नीचे बंद होते हैं तो ज़्यादा ख़राब होते हैं, और 16,842 के नीचे ख़राब होते तब तो बिल्कुल ही फिर आपको सब कुछ छोड़ना ही पड़ता है। तो एक दिन और इंतज़ार कर सकते हैं, अगर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन हल्की करनी है तो थोड़ा कल का और इंतज़ार कर लें, सिंपल। बैंक निफ्टी 37,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, उतने बुरे नहीं, लेकिन 37,500 के नीचे बंद हो रहे हैं, थोड़े से और ख़राब हुए हैं एडिशनल 37,500 के नीचे बंद होने पर। सो वेट एंड वॉच, नया कुछ भी नहीं, पुराना अपना अपना खुद मैनेज करें। लिखा हुआ रहता है बस में, ट्रेन में, यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करे। वैसे दर्शक अपनी पोजीशन का ध्यान, अनुशासन, रिस्क मैनेजमेंट स्वयं रखे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी रिस्क लेने की ताकत है, हर एक की अपने अपने नुकसान बनने की ताकत है, हर एक की अपने अपने कमाने की अलग अलग इच्छाएं हैं। तो वो सब आप अपने पर, इसलिए कल से ये बात कर रहे हैं, परसों से ये बात कर रहे हैं, बाजार किधर जाएगा, कितना जाएगा, क्यों जाएगा, इस सब पर दिमाग लगाने के बजाय आपके पास क्या पोजीशन है, कितनी पोजीशन है, किस लेवल की है, कितना ऊपर नीचे हो जाए तो आप मैनेज कर पाएंगे। सो अपना एनालिसिस करें, बाजार का एनालिसिस अपने आप हो जाएगा। 3 महीने 3 साल का सोचकर पैसा लगाएंगे तो 3 दिन में बन जाएंगे, 3 घंटे और 3 दिन का सोचकर लगाएंगे तो 3 साल तक नहीं बनेंगे। तो जितना लंबा सोचकर खरीदेंगे या कुछ लगाएंगे तो हो सकता है पैसा जल्दी बन जाए। जितना नीचे देखने की रिस्क लेकर पैसा लगाएंगे उतना जल्दी बन जाएगा, जितना नीचे नहीं देखने की रिस्क लेकर लगाएंगे कि तुरंत ही मैल्यूर बढ़ जाएगा, उतना पैसे लगने के चांस सबसे ज़्यादा है। सो प्लीज़ इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने भीतर जाके बाजार को देखना बंद करें। बाजार को देखना बंद करें, क्या करेंगे? वही तो नहीं, ऐसे ही हाल है अभी, क्या करेंगे सर? वही तो नहीं होता ना। हाँ, 1:30 बजे तक कुणाल जी कल जागे हुए थे, स्पीच भी सुन रहे थे, बाजार भी देख रहे थे। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो करना चाहिए, वही करना चाहिए जो कुणाल जी कर रहे हैं। मार्केट देखते रहो, करते रहो ये, लेकिन मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने की कोशिश में करो कि इधर जाएगा उधर जाएगा, रूस और ये मान जाएंगे नहीं मानेंगे, हम कौन है मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे, क्या पता। तो इनके ये अपनी एक्सपर्टाइज वाला एरिया नहीं है तो छोड़ दो। ठीक है सर, चलिए ये है आपके लिए इस समय एनर्जी की स्ट्रैटेजी। नोटा है, इसको रिस्पेक्ट करके जाएं और कल की कल देखेंगे। एक्सपायरी से एक दिन का पहले का एक्शन कल होने वाला है, तो अगेन काफी इंटरेस्टिंग डे होगा बाजार के लिए, इस पर आपको रखनी है नजर। आइए जाते जाते कुछ और स्टॉक्स पर टच कर दें। हीरो मोटो, अभी आइशर पर कॉल आई थी सुमित जी की, MNM पर आई थी, हीरो मोटो भी एक्शन में आ रहा है। अगर जय हमारे साथ है तो एक बार जय से हीरो मोटो के चार्ट पर राय लें। जय, अच्छा स्पाइक आ रहा है, 2750 के लेवल पर हीरो मोटो आते हुए दिख रहा है, कोई ट्रेड दिखता है इस पर? जय, सवाल आपके लिए था हीरो मोटो पर। ओके, जय के साथ फिर से संपर्क करते हैं, शायद कनेक्शन लूज हो गया। बट सुमित जी हैट्रिक बना दीजिए ऑटो स्टॉक्स की, बताएं हीरो मोटो पर क्या राय है? पूरा ऑटो सेक्टर के अंदर लोड लेवल से एक मूव अच्छा ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है, हीरो मोटोकॉर्प 2750 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाएगा, जिसमें इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट बनेंगे 2800 से 2850 के, और फिर पोजीशन टारगेट और भी ऊपर के देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिकवरी है नीचे से, यहाँ से 50 से 80 पॉइंट का मूव तो इमीडिएटली 1 से 2 दिनों के अंदर ही ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय हीरो मोटोकॉर्प पर। आइए, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताइए जी। अनिल जी, खरीदे आइशर मोटर्स का 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 35 से 37 की रेंज में है, इसको आप खरीदे। एंड अनिल जी, रिस्क लोड पर्सपेक्टिव मुझे काफी अच्छा लग रहा है। डाउन साइड में यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए 23 पर। एंड अनिल जी, अगर हम देखें तो इसकी लॉट साइज भी करीब 350 की है, तो आपकी रेंज बनेगी, आपका एवरेज बनेगा लगभग 34 का, 23 का स्टॉप लॉस लगाए 11 पॉइंट, नियर अराउंड 4000 का रिस्क। बट देन ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट वुड बी 58, सेकंड टारगेट वुड बी 72, 58, 72, ये 2 लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑटो मैच जबरदस्त रिकवरी हमें देखने मिली है। हम सरप्राइज बाय मारुति, बट देन 4 व्हीलर्स तो ओवरऑल आउट परफॉर्मर्स ही रहे लास्ट 1-2 महीने से। अगर हम मार्केट में देखें,
जो हिसाब से मूव रहा है, और आइशर मोटर्स ने जो हिसाब से टेक्निकली अगर देखें आप तो 200 डेमा से रिवर्सल दिया है और ये पूरी सीरीज में अच्छा खासा होल्ड कर रहा है. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट सीरीज ऑल्सो आइशर कैन बी वन ऑफ द स्टॉक टू वॉच आउट फॉर. एज ऑफ नाउ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टिल दी एक्सपायरी हमें ऊपर में लगभग 2800 तक के लेवल्स नेक्स्ट देखने मिल सकते हैं. 2700 के ऊपर नेक्स्ट लेवल जो बनकर आता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू वो 2800 का है. सो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक 2700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन इस बार खरीद के चल सकते हैं. ओके, तो ये है आइशर मोटर्स पर राय आती हुई खरीदारी की कॉल ऑप्शन के जरिए हमारे जय ठक्कर साहब की तरफ से. चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये अच्छी बात है. यहाँ पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है. लेकिन एक और स्टॉक है जहाँ पर थोड़े संकेत खरीदारी के आते हुए दिखे आखिरी मिनटों में. कोई आपको मिला है दीप? नहीं, मैं वही क्लोजिंग का लेवल देख रहा था सर. थोड़ा 17,100 के जस्ट नीचे क्लोजिंग पर निफ्टी आया, तो आई थिंक थोड़ी प्रोविजनल जो इंट्राडे पोजीशंस हैं लोग अब थोड़ी सी हल्की करते जा रहे हैं जहां तक क्लोजिंग का सवाल है. आइए एक बार अब क्लोजिंग का एक्शन भी देख लेते हैं. टाटा स्टील आज का टॉप लूजर है, 4% की गिरावट है, हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी थी. टीसीएस, टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी आपने कमजोरी आती देखी. तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर थोड़ा दबाव था. जो खबर आई है साइरस मिस्त्री साहब की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को सुनवाई करने वाला है, उसका शायद ये बड़े टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर हल्का फुल्का असर पड़ा है. ऑफ कोर्स उसके अलावा जो आज बड़ा गैप डाउन बाजार में दिखा था उसका भी इंपैक्ट यहाँ पर प्ले आउट हो रहा था. बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, आईटीसी, विप्रो, एचसीएल टेक, एलएनटी, एचयूएल, एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, ये सारे स्टॉक्स आपको गिरावट दिखाते हुए दिख रहे हैं. अच्छी बात है, जब ट्रेड की शुरुआत हुई थी तो सिर्फ एकमात्र ओएनजीसी था जो पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा था, बाकी 49 स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में थे. उसके हिसाब से देखें तो 15 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज कर रहे हैं निफ्टी पर. एमएनएम, हीरो मोटो, आइशर, यहां पर आपने अच्छी रिकवरी देखी है. मारुति सुजुकी पर भी हल्की खरीदारी. तो ऑटो स्टॉक्स में आखिरी आधे घंटे में अच्छी मूव आई. बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, यहां पर भी आपने एक्शन देखा. इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी और सन फार्मा, यहां पर भी हल्की फुल्की खरीदारी देखी है. वायदा कारोबार की तरफ आए, अपोलो हॉस्पिटल्स में अच्छी मूव, निपॉन लाइफ में अच्छी खरीदारी, नाल्को पॉजिटिव मूवमेंट दिखाता हुआ, मेट्रोपोलिस, एबट, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, चोला इन्वेस्टमेंट, एलएनटी टेक, मुथूट, डिक्सन, एलएनटी, इन्फोटेक, टोरेंट फार्मा, इंडिया मार्ट और एस्ट्रल, यहां पर भी खरीदारी देखी. मिड कैप आईटी आज एक्शन में आपको दिखा टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड पर. गिरावट थी डीएलएफ में 6.5% नीचे. रेन इंडस्ट्रीज, कुछ खबर ऐसी भी है कि रशिया में इनका भी एक प्लांट है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हुई दिखी. काउंटर पर 6% नीचे. एमसीएक्स पर बड़ा ब्रेकडाउन था आज, हालांकि निचले स्तरों से रिकवर होकर क्लोज हो रहा है. वोडाफोन आइडिया में गिरावट आपने देखी. स्ट्राइड्स, गोदरेज कंज्यूमर, एनबीसीसी, क्रॉम्पटन ग्रैन्यूल्स और दालमिया भारत, सेल, अपोलो टायर्स भी एक्शन में रहे. इंडिया बुल्स एक्शन में था. इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में खरीदारी थी, जब कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि इंडिया बुल्स हाउसिंग की जो रेट है उसका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट से कुछ लेना देना नहीं. पर धानी इस पर कल के बाद आज भी आपने बड़ी गिरावट बनती हुई देखी. तो ये स्टॉक्स लगातार 2 दिनों से नीचे था और आज 20% का सर्किट भी लगा. अरविंद लिमिटेड में 8% की वीकनेस थी. सुप्रजीत इंजीनियरिंग गिरते हुए दिखा. पीएनसी इंफ्रा, जीएमडीसी, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, डीसीएम श्रीराम, एजिस लॉजिस्टिक्स और पीएनबी हाउसिंग भी कुछ और स्टॉक से जहां पर प्रेशर था. पर केआईओसीएल 18% ऊपर, इंडिया बुल्स रियल 10% ऊपर. आपने देखा हैटसन एग्रो में 4.25% की खरीदारी थी. वीआईपी इंडस्ट्रीज, क्वेस्ट कॉर्प, महिंद्रा सीआई और मिंदा इंडस्ट्रीज कुछ और काउंटर्स थे जहां पर कैश में खरीदारी देखी. अनिल जी, 17,100 तो नहीं बट 17,75 के करीब निफ्टी की प्रोविजन क्लोजिंग और 37,100 पे आएगा. आ जाएगा. हाँ, तो फिर तो बढ़िया है सर. जो लेवल की बात कर रहे थे एटलीस्ट वहां पर क्लोजिंग आएगा. 17,100 आएगा, चिंता मत करो, आ जाएगा वहां पर एडजस्ट होकर. और 37,150 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी भी अपने को कल के लोस के ऊपर चाहिए जी. कल का लोस 37,152 का था, उसके ऊपर उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए. सो निफ्टी आ जाएगा सर. अच्छा, प्रोविजनल तो आएगी 333 पर, 33, ठीक है, तो खराब नहीं है सर. इनफैक्ट यहाँ से ऊपर ही आएगा, 37,400 प्लस आना चाहिए मेरे हिसाब से. देखते हैं कहाँ आता है. ओके, फाइनल क्लोजिंग 17,100 के बेहद करीब 17,092 पर आती हुई दिखिए बैंक निफ्टी में. और बैंक निफ्टी भी 37,400 के थोड़ा सा नजदीक 37,371 पर बंद होता हुआ दिखा है, जो हम अंदाजा लगा. तो ब्रॉडली ठीक है सर, लगभग वहीं पे ठीक है आपके बंद होता हुआ. चलो चलें, आज का दिन समाप्त. और क्या, मृत्युंजय भी आ गए हैं और तैयार भी हैं, तो चलिए एक बार विदा ले लें. चोपड़ा साहब, धन्यवाद आपका. कुणाल जी, राकेश जी और नितिन जी आज हमारे दिल्ली के 4 खास मेहमान हो गए. चोपड़ा साहब, कुणाल जी, राकेश जी, नितिन जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया. राजधानी वालों और हमारे मुंबई वाले सुमित जी, वागले साहब, जय ठक्कर साहब और विश्वेश जी, 4 के सामने 4 बराबरी का मुकाबला है. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए. कल तो बुधवार है,
हाँ कल बुधवार है, एक्सपायरी परसों है अभी, ठीक है। लेकिन कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात, और अगर आप लोगों को लगता है कि भाई हमें काम कम करना है, रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम के बीच में हम ना खोल दें तो चलेगा, तो मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कल आप आराम से नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शाम को आराम, देखो पूरी फ्रीडम। नोटा का नाम लेते सबसे पहले स्माइल आई बंसल जी के और विश्वेश जी के। अब आपको पता चल गया होगा कि हमारे पैनलिस्ट में सबसे कम काम कौन करना चाहता है। चलिए एंजॉय कीजिए अपनी इवनिंग, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर से होगी मुलाकात।